आज हम लोग यूपी बोर्ड 2025 में पूछे गए प्रश्न 347 केडी जो पेपर कोड है उसके प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें पहले प्रश्न का खंड है कि 0.2 एम विलियन के 500 ml बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको उस विलियन की मोलरता भी दिया है और साथ ही साथ विलियन का आयतन दे करके सोडियम कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा पूछा है। तो चलिए आप देखिए यहाँ पे इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मान लेंगे कि सोडियम कार्बोनेट की आवश्यक मात्रा यक्स ग्राम है। चूँकि मोलरता दिया है, मोलरता का सूत्र होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलियन का आयतन लीटर में। तो यहाँ विलेय हमारा सोडियम कार्बोनेट है, इसका भार हमने यक्स ग्राम माना है। अगर हम इसको इसके अनुभार जो कि 106 होता है उससे भाग कर दें तो ये सोडियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या आ गई। इसको अगर हम पुनः विलियन का आयतन लीटर में करके 500 ml दिया है, इसको लीटर में बदलेंगे आएगा 0.5 लीटर। इससे भाग करते हैं तो ये बराबर हो जाता है विलियन की मोलरता के जिसका मान दिया है 0.2। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद देखिए यहाँ पर हो जाएगा 0.2 बराबर ये यहाँ पर आ जाएगा यक्स बटा यहाँ आ जाएगा 106 गुणे 0.5। अब यहाँ से अगर आप यक्स का मान निकालते हैं तो यक्स बराबर आता है 106 गुणे 0.5 गुणे 0.2, यानी अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मान आएगा 10.6, यानी हमारा ऑप्शन सी सही है। अगर यही प्रश्न डिटेल में पूछ लिया तो उसके लिखने का तरीका क्या है। देखिए यहाँ पर वही चीज़ है, हमने माना है कि सोडियम कार्बोनेट की मात्रा यक्स ग्राम है। सोडियम कार्बोनेट का देखिए यहाँ पे हमने अनुभार भी निकाल लिया है, उसके बाद मोलों की संख्या निकाला है, विलियन के आयतन को लीटर में बदला है, मोलरता का सूत्र निकाला है। देखिए मोलरता का मान रखा है, विलेय के मोलों की संख्या रखा है और विलियन का आयतन लीटर में रखा है और यहाँ से यक्स का जो मान आया है वो 10.6 ग्राम हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। यह प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से रंगहीन आयन कौन सा है, निकिल डबल प्लस या एफई डबल प्लस, सीयू डबल प्लस और सीयू पे सिंगल प्लस। तो इसके लिए हमने इनके परमाणुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लिया है। अब आप बताइए अगर निकिल पे डबल प्लस आता है तो निकिल के 2 इलेक्ट्रॉन वायतम कोष से जाएंगे तो यानी 4s का इलेक्ट्रॉन इसका खत्म हो जाएगा तो इसके 3d में 8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अगर हम Fe पे 3 प्लस लाते हैं तो Fe पे 3 प्लस लाने का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन तो 4s से जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन D से भी जाएगा तो D में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बचेगी 6 की जगह पे 5। अब बात करते हैं कॉपर पे अगर 2 प्लस आया तो आप देखिए अगर कॉपर पे 2 प्लस आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन 4s से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन 3d से निकलेगा, तब 2 इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे। तो इसके 3d में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9। और अगर हम कॉपर पे सिंगल प्लस की बात करें तो इलेक्ट्रॉन केवल 4s से निकलेगा, 3d से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, तब कॉपर के पास हो जाएगा 3d10। अब यहाँ पर देखिए इन चारों में एक ही आयन ऐसा है जिसका डी उपकोष पूर्ण रूप से भरा है और वह है कॉपर पे सिंगल प्लस। चूँकि डी उपकोष पूर्ण रूप से भर गया है तो आपको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं मिलेंगे और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तो यह आयन हमारा रंगहीन हो जाएगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन डी सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। वो दिया है संकर आयन NiCN का होल 4 जिस पर यक्स लिखा है, उसमें पूछा है इस यक्स यानी इस आवेश का मान कितना होगा। तो देखिए बहुत सिंपल है, पूरे यौगिक पर जो आवेश का मान लिखा है वो यक्स लिखा है, ये हमने दाईं तरफ लिख दिया क्योंकि किसी यौगिक पर जितना आवेश होता है वो इक्वल के उधर लिख दिया जाता है। अब Ni आमतौर पर अपने यौगिकों में +2 की ऑक्सीकरण संख्या दिखाता है तो हमने निकिल का लिख दिया +2। एक CN पे एक माइनस होता है, 4 CN यानी यहाँ -4 है। अब यहाँ पर बराबर यक्स हो जाएगा, यहाँ से यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स का मान आएगा -2, यानी हमारा आंसर सी सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है अभिक्रिया CH3COCl + H2, एरो के ऊपर पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट लिया है और कह रहा है इसमें उत्पाद क्या है। तो देखिए अगर आप ध्यान से इसको पढ़े होंगे, यह अभिक्रिया रोजेनमुंड है। इस अभिक्रिया में अगर हम CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड लेते हैं, ये देखिए CH3COCl लेते हैं और इसकी क्रिया हम H2 से कराते हैं जो यहाँ पर है। H2 को मैं समझाने के लिए ऐसे लिख दे रहा हूँ। यह क्रिया पैलेडियम युक्त की जब उपस्थिति में होती है तो यहाँ से यह HCl निकल जाएगा। अब इस HCl के निकलने के बाद जब यह HCl यहाँ से निकल गया तो इस HCl के निकलने के बाद यहाँ पर कार्बन का एक बंध हो जाएगा खाली। ठीक, अब ये जो कार्बन का बंध खाली है इसकी भरपाई करने के लिए बचा कौन है, तो वहाँ बचा है आपके पास एक हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन जो ये यहाँ पर बचा हुआ है ये आकर के यहाँ जुड़ जाएगा और जब ये जुड़ेगा तो यहाँ पर आप देखिए हमको जो यौगिक मिलेगा वो CHO मिलेगा, यानी एक एल्डिहाइड मिलेगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आते हैं अगले प्रश्न पर। वहाँ दिया है
कि CH3 का होल थ्राइस N ये क्या है। सबको मालूम है कि अगर हमारे पास केवल N लिखा हुआ मिलेगा तो यह हमारा तृतीयक एमीन होता है। इसके बाद अगले प्रश्न पर आते हैं। पूछ रहा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है। तो देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का नाम है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल एक प्रकार का विटामिन है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है हिमांक में अवनमन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में क्या संबंध है। तो देखिए सबसे पहले आप ये जानिए कि हिमांक में अवनमन को हम डेल्टा TF से दिखाते हैं और प्रयोगों द्वारा ये पाया गया है कि हिमांक का अवनमन विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसके बाद यहाँ डेल्टा TF बराबर हो जाएगा KF, यानी एक स्थिरांक आएगा अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने पर, और यहाँ हो जाएगी मोललता। यहाँ KF आपका कहलाता है मोलल अवनमन स्थिरांक। तो देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट में हमने इस चीज़ को दिखाया है कि प्रयोगों द्वारा यह पाया गया है कि हिमांक का अवनमन यानी जो डेल्टा TF है वो विलयन की मोललता के अनुक्रमानुपाती। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो डेल्टा TF का जो मान है, डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमने यम दिखाया है। उसके बाद हम वो स्थिरांक लाएँ जो मैंने बताया था। फिर हम मानेंगे कि विलेय और विलायक के भार क्रमशः स्मॉल w और कैपिटल W ग्राम है और विलेय का मोलर द्रव्यमान यम है। तो देखिए विलेय का भार आपने स्मॉल w माना है, अणुभार इसका यहाँ पर आपने स्मॉल यम माना है। तो अगर भार को अणुभार या मोलर द्रव्यमान से भाग करेंगे तो मोलों की संख्या निकल जाएगी W/m। विलायक का भार हम W ग्राम, इसको किलोग्राम में बदलेंगे। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मोललता की बात की गई है, तो हमको मोललता का सूत्र निकालना है जिसके लिए विलेय के मोलों की संख्या को भाग करना होता है विलायक का भार जो कि किलोग्राम में होता है, इसलिए हमने यहाँ इसको किलोग्राम में बदला है। फिर हम इसके बाद विलयन की मोललता निकालेंगे और जब हम विलयन की मोललता का सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र लगेगा तो देखिए यहाँ से यम का मान निकल जाएगा। अब यम का मान जब आप इस समीकरण 1 में रख देते हैं तो यम का मान रखने के बाद जो सूत्र प्राप्त होता है, यह सूत्र आपको हिमांक में अवनमन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न आता है, अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में केमेनोफोर का तुल्यांकी भार भिन्न भिन्न क्यों होता है। हाँ कबाड़ी साले। गौता 39 में 55 जोड़ देंगे तो 39, 55, 55, 35, 55 और 35 हो गया 90 और 90, 90 4 94, 94 और 64। अब यहाँ पर केमेनोफोर का तुल्यांकी भार दोनों माध्यमों में अलग अलग क्यों है, क्योंकि केमेनोफोर हमारा एक ऑक्सीकारक पदार्थ है और अगर हम केमेनोफोर का यहाँ पर तुल्यांकी भार निकालते हैं तो केमेनोफोर का तुल्यांकी भार बराबर हो जाएगा अणुभार बटा केमेनोफोर का सबसे मुख्य परमाणु Mn होता है, तो यहाँ लिखते हैं हम Mn की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। इसका साफ मतलब ये है कि अगर दोनों माध्यमों में केमेनोफोर का तुल्यांकी भार भिन्न भिन्न आ रहा है तो इसका साफ मतलब ये माध्यमों में किसी भी माध्यम में पदार्थ का अणुभार तो नहीं बदलेगा, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन भिन्न भिन्न होगा, जिसके चलते तुल्यांकी भार भी भिन्न भिन्न आएगा। अब इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर अगर आप देखिए तो अम्लीय और क्षारीय माध्यमों में जब हमने केमेनोफोर को H2SO4 से क्रिया कराया, चूँकि माध्यम अम्लीय है तो Mn की ऑक्सीकरण संख्या जो केमेनोफोर में पहले 7 थी वो बाद में +2 में परिवर्तित हो गई, यानी Mn की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन आया 5 का। जबकि अगर मैंने केमेनोफोर को KOH से क्रिया कराया है तो ये पोटेशियम मैग्नेट में बदला है और यहाँ देखिए इसकी ऑक्सीकरण संख्या 7 से घट के 6 हो गई है और परिवर्तन कितने का आया है, वो 1 का आया है। अब यहाँ पर अगर आप केमेनोफोर के तुल्यांकी भार का सूत्र देखें तो यहाँ देखिए केमेनोफोर का अणुभार बटा Mn की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन करेंगे तो देखिए अम्लीय और क्षारीय माध्यम में Mn की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन का मान भिन्न भिन्न है, अतः अम्लीय तथा क्षारीय माध्यमों में केमेनोफोर का तुल्यांकी भार भी भिन्न भिन्न होता है। अब इसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। वो दिया है NH4OH विलयन में
CuOH का होल ट्वाइस यानी क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड घुलनशील होती है, जबकि NaOH विलयन में ऐसा नहीं होता है। तो इसका सिंपल सा आंसर होता है कि जब क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन में जाती है तो वो एक संकर यौगिक बनाने लगती है, जिसके चलते क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन में घुल जाती है। लेकिन वही क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड NaOH के विलयन में जाकर के कोई क्रिया नहीं करती है, कोई संकर यौगिक नहीं बनता है। तो यहाँ पर क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड कभी भी NaOH के विलयन में घुलनशील नहीं होती है। इस चीज़ का स्टेटमेंट भी देखिए लिखा हुआ है कि NH4 विलयन में क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड घुलनशील होती है, क्योंकि क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड NH4OH से क्रिया करके संकर यौगिक बनाता है। देखिए यहाँ संकर यौगिक बना भी है आपके पास। यही संकर यौगिक बनने के चलते क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड NH4OH में घुल जाती है, जबकि NaOH से इसकी कोई क्रिया नहीं होती है। इस वजह से क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड NaOH में घुलनशील नहीं होती है। आते हैं अगले प्रश्न पर। इस प्रश्न में यह दिया है कि अगर आपको एक अपक्रिया दिया जाए तो इसको आप पूर्ण कैसे करेंगे। तो देखिए इसका बहुत आसान तरीका होता है। सबसे पहले हमको जो यौगिक दिया है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो वो है CH3, फिर यहाँ पर है CH, यहाँ क्या है Br है, और यहाँ क्या है CH3 है। अब इसको क्रिया कराना KOH से, लेकिन KOH कौन सा लिया गया है, एल्कोहलिक लिया गया है। सबको मालूम होना चाहिए कि एल्कोहलिक KOH लेने पे वहाँ पर वी हाइड्रोहेलोजनीकरण की क्रिया होती है। मतलब अगर KOH एल्कोहली है, जलीय KOH होता तो प्रतिस्थापन होता। एल्कोहलिक KOH क्या करता है, इसमें ये जो K है ये सामने वाले से Br यानी हैलोजन खींच लेता है, और ये जो OH है वो बगल के कार्बन, चूँकि इस CH से जुड़े दोनों कार्बन एक जैसे हैं तो कहीं से भी आप एक हाइड्रोजन को भेजेंगे। यानी मान लीजिए हम इस कार्बन से अगर एक H निकाल दें तो वह एक H, यानी यहाँ हम लिख दे रहे हैं -H, CH3 का अगर एक हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ CH2 बचेगा। तो एक H इस OH से क्रिया करके जल बना लेता है। तो इस यौगिक से अगर आप ध्यान दें दो चीज़ें निकली हैं, कौन कौन, एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन। इसीलिए इस क्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहते हैं। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारा जो उत्पाद बनेगा वह उत्पाद यानी जो A बनेगा वो क्या होगा, ये देखिए आप यहाँ पर बनेगा CH3, फिर यहाँ पर देखिए CH है क्योंकि ये Br तो जा चुका है, और उसके बाद यहाँ पे इस कार्बन के पास दो हाइड्रोजन बचेंगे। अब जाहिर सी बात है इस कार्बन के पास अगर दो हाइड्रोजन बचे हैं तो ये केवल दो ही बंध बना पा रहा है, जबकि कार्बन चार बंध पूरा करता है। तो ये अपने बीच डबल बॉन्ड बना लेंगे कार्बन, जिससे इनके चार बंध पूरे हो जाएंगे, और यही हमारा यौगिक A है यानी प्रोपीन है। चलिए यौगिक A की पहचान हो गई। यौगिक A की जो पहचान हुई है, इसके बाद हम इस यौगिक A को पुनः लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे CH3, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसकी क्रिया करानी है HBr से, चलिए भाई करा देंगे HBr से, लेकिन यहाँ पर परऑक्साइड लिया गया है। मतलब जो भी योगात्मक क्रिया होगी वो मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत होगी, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से होगी। और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम ये कहता है कि जो आप अभिकर्मक लाए हैं उसमें जो ऋणात्मक भाग है यानी H+ और Br-, ये जो आपका ऋणात्मक भाग Br- है, ये डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे आप जोड़िएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। तो ये Br जुड़ जाएगा आपका CH2 के पास, और ये हाइड्रोजन आके यहाँ जुड़ेगा और बीच का ये एक पाई बंध गायब हो जाएगा। तो हमारा जो अब B बनने वाला है वह हो जाएगा CH3, फिर यहाँ हो जाएगा CH2, यहाँ हो जाएगा CH2Br, यानी यहाँ पर हमारा बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन, और ये हमारा यौगिक B हो जाएगा। इसको लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पे इसको लिख के बताया भी गया है कि ये हमारा प्रोपीन यहाँ पर A है, और 1 ब्रोमोप्रोपेन जिसको हम सामान्यतः प्रोपिल ब्रोमाइड कहते हैं वो हमारा यौगिक B है। आते हैं अगले प्रश्न पर। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एथिल अल्कोहल और जल के मिश्रण में अगर भार अनुसार 54% जल है तो इस मिश्रण में एथिल अल्कोहल और जल के मोल प्रभाज की आपको गणना करनी है। अब ऐसे प्रश्नों में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल और जल के मिश्रण में भार अनुसार 54% जल है, तो अगर हम विलयन का भार 100 ग्राम माने तो इसमें साफ मतलब है कि जो हमारा जल का भार है यानी H2O का भार है वो है 54 ग्राम। अब अगर H2O का भार 54 ग्राम है तो जाहिर सी बात है एथिल अल्कोहल कितना होगा, एथिल अल्कोहल जो हो जाएगा यानी जो हमारा C2H5 होगा वो 100 ग्राम विलयन में से अगर 54 ग्राम जल का निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 46 ग्राम। अब चूँकि हमको दोनों का मोल प्रभाज निकालना है तो इसके लिए सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम दोनों के मोल निकालेंगे। तो देखिए जल का भार 54 ग्राम है, इसको भाग कर दिए जल का अणुभार जो 18 होता है, तो यहाँ जल के मोलों की संख्या 3 आएगी। ऐसे ही एथिल अल्कोहल का भार 46 ग्राम है,
एथिल अल्कोहल का अणुभार भी 46 होता है। अगर हम यहाँ मोलों की संख्या निकालेंगे तो 1 आएगा। तो जल के 3 मोल हैं और एथिल अल्कोहल के 1 मोल हैं। अब अगर इन दोनों के मोलों को हम जोड़ेंगे तो विलयन में जो कुल मोलों की संख्या आ जाएगी वह आ जाएगी 4। अब हमको मान लो कि पहले हमको अगर जल का मोल प्रभाज निकालना है तो जिसका मोल प्रभाज निकालना उसके मोलों की संख्या को ऊपर लिखे बटा विलयन में कुल मोलों की संख्या से भाग कर दीजिए। तो देखिए जल के मोल हैं 3, विलयन में कुल मोलों की संख्या है 4। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.75। अब अगर आपको जल का मोल प्रभाज पता हो गया है तो एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालने के लिए आप उसको लिए 1 में से जल का मोल प्रभाज जो 0.75 आया है इसको माइनस कर दीजिए। अब जो बचेगा वो हमारा कहलाएगा एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज। ये हमारा आंसर हो गया 0.75, जल का मोल प्रभाज और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज 0.25। अब इसके लिखने का तरीका देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने माना है कि मिश्रण में भार अनुसार 54% जल का अर्थ क्या है कि 100 ग्राम मिश्रण में जल का भार 54 ग्राम है। फिर हमने जल का अणुभार निकाला है, जल के मोलों की संख्या देखिए निकाल लिया है, 3 मोल आया। फिर हमने एथिल अल्कोहल का भार निकाला है 100 में से 54 घटा के, इसके मोल देखिए यहाँ पे किया हमने, विलयन में कुल मोलों की संख्या भी निकाल लिया है। इसके बाद जल का मोल प्रभाज निकालने के लिए जल के मोलों की संख्या को हमने कुल मोलों की संख्या से भाग दिया। तो देखिए जैसा मैंने बताया था जल का मोल प्रभाज 0.75 होगा और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज निकालने के लिए 1 में से जल के मोल प्रभाज को घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखना है। अगर तनु नाइट्रिक अम्ल की फिनॉल से क्रिया कराएंगे तो सबको मालूम है कि फिनॉल की क्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल से कराने पर आर्थो तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल का हमको मिश्रण प्राप्त होता है। तो ये हमारी अभिक्रिया हो जाएगी, देख लीजिए इसको। फिर अगला दिया फिनॉल की जली NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से क्रिया, यह रीमर टीमैन अभिक्रिया है। अगर हम फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और NaOH से क्रिया कराते हैं तो वहाँ सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है जिसका समीकरण आपके सामने है। अगर आपको किसी समीकरण को समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैं उसके लिए अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना करके पोस्ट कर दूंगा जिससे आप समीकरण को समझ जाएंगे। अगला आता है, निम्नलिखित के आईपीएसी नाम लिखने हैं। जैसे पहला दिया है यहाँ पर CH3CO CH2 का होल 4 CH3। अब इसको अगर आप समझें तो पहले लिखा है CH3, फिर उसके बाद लिखा है CO। CH2 का होल 4 मतलब होता है कि आपको CH2 को 4 बार लिख देना है। ये देखिए CH2, फिर हमने लिख दिया CH2, अब ये होगा 4 बार और लास्ट में आ गया CH3। इस पूरे कंपाउंड में जो सबसे खास चीज़ है वो कीटोन है। तो इसको ले करके आप कार्बन की अगर लंबी श्रृंखला बनाते हैं तो हमारी कार्बन की ये लंबी श्रृंखला पूरी ही बन जाएगी। इसमें गिनती हम करेंगे इधर से, क्योंकि बाईं तरफ से, क्योंकि उधर से कीटोन जल्दी मिलेगा। तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, 7 कार्बन है। तो अगर यहाँ पर हमको मिलता है 7 कार्बन तो 7 कार्बन का नाम लिखेंगे क्या, यहाँ पर 7 कार्बन का नाम हो जाएगा हेप। उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे एन। कीटोन हमको दूसरे कार्बन पे मिला है तो 2 लिखेंगे और कीटोन के लिए लगाएंगे ओन। तो इसका नाम होगा हेप्टेन 2 ओन या हेप्टेनोन 2 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला आंसर भी आपको बताया गया कि हेप्टेन यहाँ पर 2 ओन होगा। जो बाई मिसप्रिंट यहाँ पे 3 लिखा है आप इसको करेक्शन करेंगे क्योंकि हमको कीटोन दूसरे नंबर पे मिला है। तो यहाँ पे हेप्टेन को हम 2 ओन करेंगे, यानी आप इसको इस तरीके से ही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे हेप्टेन, फिर यहाँ लिखेंगे 2 और फिर यहाँ लिखेंगे ओन। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग सुधार कर लीजिएगा। अगला आता है दूसरा यौगिक कि इसका नाम किस तरीके से लिखेंगे। तो देखिए इसका भी नाम लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले CH3 दिया है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा CH3, फिर आपको दिया CH2 तो यहाँ लिखेंगे क्या CH2, फिर CHBr लिखा तो CH लिख करके Br हम ऊपर लगा देंगे। फिर अगला दिया है CH2, चलिए ये लिख दिया हमने। फिर उसके बाद फिर लिखा है CH, चलिए लिख दिया हमने। CH के बाद ब्रैकेट में CH3 लिखा है वो CH पे ही लगेगा क्योंकि कार्बन के पास आमतौर पर देखिए इस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, यहाँ एक ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब इस कार्बन का एक बंद खाली है जहाँ पर CH3 को जोड़ा गया है और बाद में हमारा आ जाएगा CHO। तो देखिए हमने इस यौगिक की जो खुली संरचना है वो आपके सामने लिख दी है। अब इसका आईपीएसी नाम लिखने का तरीका क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले इस पूरे कंपाउंड की खास चीज़ CHO है, इसको लेकर के हम ये कार्बन की लंबी श्रृंखला बना लेंगे। अब जब ये कार्बन की लंबी श्रृंखला बन गई तो नंबरिंग CHO की ओर से गया, यानी दाएं तरफ ये 1 हो गया, ये दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पाँचवा कार्बन और छठा कार्बन। 6 कार्बन के लिए अगर हम नाम लिखते हैं तो 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्स,
उसके बाद कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन, और पहले कार्बन पे एल्डिहाइड है तो हेक्सेन 1 अल लगाएंगे। अगर आप 1 नहीं लिख करके सीधे अल जोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए 2 चीज़ें छूट गई हैं, एक Br यानी ब्रोमो छूट गया है और CH3 यानी मेथिल छूट गया है। तो ब्रोमो छूटा है चौथे कार्बन पे, मेथिल छूटा है दूसरे कार्बन पे। चूँकि अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखा जाए तो ब्रोमो का बी पहले आएगा, तो हम पहले ब्रोमो को लिखेंगे। ब्रोमो हमको चौथे कार्बन पे मिला है तो इसका नाम होगा 4 ब्रोमो, और मेथिल मिला है दूसरे कार्बन पे तो यहाँ इसका नाम लिखेंगे क्या, 2 मेथिल करके लिख देंगे, और यहाँ पर हमारा इसका नाम आ जाएगा 4 ब्रोमो 2 मेथिल हेक्सेन 1 अल या हेक्सेनल। तो देखिए यहाँ पर इसका नाम बताया भी गया है कि 4 ब्रोमो 2 मेथिल हेक्सेन 1 अल। ठीक है, आते हैं अगले पे। दिया है विटामिनों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है। तो देखिए विटामिनों का वर्गीकरण हमने 2 आधारों पे किया हुआ है कि वो किस में घुल रहे हैं, जल में या वसा में। अगर हम बात करते हैं जल में तो जल में हमारे केवल 2 विटामिन घुलते हैं, बी और सी, और जो हमारे ए, डी, ई या के विटामिन हैं ये वसा में घुलते हैं। तो देखिए विलेयता के आधार पे हमने जल में और वसा में घुलनशील विटामिन बताए हैं। यहाँ याद रखिएगा आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा है कि रक्त का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी होता है। तो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉट के लिए यानी रक्त का थक्का जमने के लिए हमेशा विटामिन के उत्तरदायी होता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया है, मोललता की परिभाषा लिखनी है और 100 ग्राम विलायक में अगर हमने विलेय का 1/10 मोल घोला है तो विलयन की मोललता निकालनी है। तो सबको मालूम होता है कि आपको अगर मोललता निकालनी है तो मोललता का जो सूत्र होता है वो होता है विलेय के मोलों की संख्या, यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, और इसको हम भाग करते हैं विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक का भार वो भी किलोग्राम में। ठीक है, अब यहाँ पर परिभाषा बनाने के लिए हम इस जो विलायक का भार है ये 1 किलोग्राम मानते हैं। अगर हम विलायक का भार 1 किलोग्राम मान लें तो देखिए 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को ही उस विलयन की मोललता कह देंगे। मोललता को हम लोग स्मॉल एम से लिखते हैं। मात्रक क्या होगा, ऊपर मोल है नीचे किलोग्राम है तो इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होगा। तो चलिए देखते हैं इसके लिखने का तरीका। यहाँ पर देखिए विलयन की मोललता का सबसे पहले हमने परिभाषा लिखा है, उसके बाद हमने वही किया है, विलायक का भार हमने 1 किलोग्राम माना है। तो उसके बाद अगर हम यहाँ 1 किलोग्राम लेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या हो जाएगी विलयन की मोललता। अब यहाँ परिभाषा देखिए लिखा है 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। जैसा मैंने बताया था इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करेंगे और मात्रक हो जाएगा मोल प्रति किलोग्राम। अब इस प्रश्न में एक चीज़ और भी दिया है, न्यूमेरिकल दिया है कि विलेय का अगर 1/10 मोल घुला हो तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या दिया है यानी ये तो दे दिया है, और विलायक का 100 ग्राम दिया है तो अगर हम इसको किलोग्राम में बदलते हैं 1000 से भाग करके तो ये 0.1 किलोग्राम आएगा। तो आपको विलेय के मोल दिया और विलायक का भार दिया है तो क्या विलयन की मोललता यहाँ से नहीं निकल जाएगी, बिल्कुल निकल जाएगी। तो यहाँ देखिए ये लिखा हुआ है विलेय के मोलों की संख्या जो कि 1/10 मोल है, विलायक का भार 100 ग्राम है यानी 100/1000 कर देंगे तो वो आपका 0.1 किलोग्राम हो गया। विलयन की मोललता का सूत्र लगाइए, सारी वैल्यू को रख दीजिए और यहाँ हमारा आंसर आ जाता है 1 एम। अगर आप स्मॉल एम नहीं लिखना चाहते हैं तो वहाँ पर मोल प्रति किलोग्राम भी लिख सकते हैं। अगला दिया है कोलराउश का नियम क्या है। तो देखिए कोलराउश का नियम आपको इससे पहले भी 2 सेटों में बताया गया है कि अगर हम अनंत तनुता लेते हैं, अनंत तनुता इसलिए लिया जाता है ताकि पदार्थ पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाए। तो अगर मैं अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता निकालना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो हमारा कोई वैद्युत अपघट्ट है AB, अब इसको मैंने जब जल में घोला तो इसने 2 आयन उत्पन्न किए A+ और B-। मैंने इसमें इतना जल मिला दिया, इतना इसको तनु बना दिया कि इसकी तनुता अनंत हो गई है। तनुता अनंत होने का मतलब सांद्रता लगभग 0 के बराबर हो गई है। अब अनंत तनुता पर जब यह पदार्थ पूर्ण रूप से टूट गया है तो कोलराउश का ये कहना है कि अगर आपको इस AB की मोलर चालकता निकालनी है तो इस पदार्थ की मोलर चालकता को हम इस वाले लैम्डा से लिखते हैं। अगर आपको AB की मोलर चालकता निकालनी है तो आप इसके लिए इनके आयनों की चालकता जोड़ लीजिए। पहला आयन A+ है तो देखिए आयनों की मोलर चालकता के लिए हम ये वाला लैम्डा यूज़ करते हैं और यहाँ पर अनंत तनुता है तो सिंबल आपका यहाँ पर अनंत लगा देंगे। पहला हमारी मोलर चालकता किसकी, आयनिक चालकता निकलेगी A की, और इसमें हम जोड़ देंगे आयनिक चालकता कौन से आयन की, दूसरा आयन कौन है B का। यही है कोलराउश का नियम कि अनंत तनुता पर
किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की अगर आप मोलर चालकता निकालते हैं तो आपको उनके आयनों की चालकता का योग करना होता है। स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होती है। जैसे यहाँ CaCl2 दिया है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप बात करेंगे CaCl2 की तो ये विलियन में जाके जब टूटेगा तो Ca++ देगा और Cl- आपको 2 बार मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसकी मोलर चालकता निकालते हैं तो देखिए पहले कैल्शियम की मोलर चालकता जोड़ा है और फिर क्लोराइड की मोलर चालकता जोड़ा है। यहाँ 2 का गुणा इसलिए किया गया क्योंकि हमको क्लोराइड आयन 2 बार मिला है। अगर 3 बार मिलता तो यहाँ 3 का भी गुणा हो जाता। इसके साथ प्रश्न में दिया है कि कोलराउश के नियम के अनुप्रयोग क्या हैं। तो देखिए कोलराउश के नियम का सबसे बड़ा अनुप्रयोग यह है कि हम दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की अनंत तनुता पर मोलर चालकता कोलराउश के नियम से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्टों की मोलर चालकता प्रयोग द्वारा ज्ञात नहीं की जा सकती है, क्योंकि दुर्बल वैद्युत अपघट्ट अनंत तनुता पर भी पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं। लेकिन कोलराउश के नियम से हम अनंत तनुता पर किसी भी दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता को भी ज्ञात कर सकते हैं। और जब आप दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता लैम्डायम अनंत तनुता पर ये ज्ञात कर सकते हैं तो आप एक काम और भी कर सकते हैं, वो ये कि दुर्बल वैद्युत अपघट्टों के आयनन की मात्रा को भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? आप देखिए अभी मैंने बताया कि आप जब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता अनंत तनुता पर ज्ञात कर लेंगे तो आप इस सूत्र का पालन करके ये जो आयनन की मात्रा अल्फा है उसको भी निकाल सकते हैं। तो ये कोलराउश के नियम के 2 सबसे बड़े अनुप्रयोग होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया है प्रथम कोट की एक अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान दिया है। वेग स्थिरांक आप सबको मालूम है कि वेग स्थिरांक को हम k से लिखते हैं, तो यहाँ पे k का मान दिया है 60 सेकंड इनवर्स। अभिकारा की प्रारंभिक सांद्रता का 1/16 भाग रह जाने में कितना समय लगेगा। तो देखिए सबसे पहले इसको लगाने का तरीका ये है कि आपको जो चीज़ें दिया है वो लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर आप देखें तो प्राथमिक कोट की अपक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान दिया है। चलिए मान लेते हैं कि प्रारंभिक सांद्रता जिसको हम a से लिखते हैं वो y मोल प्रति लीटर है। सांद्रता बची कितनी है? वो बची है हमारी 1/16 बची है। तो बची हुई सांद्रता हमारा हो जाएगा प्रारंभिक सांद्रता का 1/16। तो देखिए यहाँ पर हमने y/16 कर लिया है। अब इसके बाद आपको करना ये है कि समय निकालना है, तो आप इस सूत्र को लगाएंगे। अब इस सूत्र में आपको देखिए k का मान दिया है, a का मान आपको पता है, y माना है आपने, और बची हुई सांद्रता यानी a-x का मान y/16 है। जब आप ये सभी वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ से t का मान निकल जाएगा और t का मान आता है 0.046 सेकंड और ये हमारा आंसर हो जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पर। जब Mn का एक भूरे रंग का लवण, जो कि A हम बता रहे हैं, इसका नाम नहीं दिया है, वो HCl से क्रिया करता तो कोई गैस B बनाता है और आधिक्य लेने पर इस गैस को यह अमोनिया से क्रिया करके एक विस्फोटक लवण बनाता है। तो कह रहा है A, B और C को पहचानिए। यह प्रश्न 3 नंबर में दिया था। तो देखिए Mn के भूरे रंग के लवण की बात कर रहा है। Mn के भूरे रंग का लवण जो लैब में आपको मिलता है वो होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 मिलता है। यही हमारा A है। अब ये जब HCl से क्रिया करेगा तो देखिए HCl से जब हम इसकी क्रिया कराएंगे तो इस क्रिया में होता क्या चीज़ है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये जो H है वो इस ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बनाता है। चूँकि यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है तो इसलिए हमने 2H2O लिख दिया। 2H2 लिखने पर यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई है, तो यहाँ HCl के आगे हमने 4 का गुणा कर दिया है। अब 4 का गुणा जब किया है तो देखिए चारों हाइड्रोजन तो जा चुके हैं, लेकिन मेरे पास क्लोरीन कितने बचे हैं? 4 बचे हैं। यह Mn 2 क्लोरीन से क्रिया करके वो बना लेता है MnCl2। MnCl2 बन गया। इसके सिवा भी हमारे पास 2 Cl2 बची है और यानी यहाँ पर कौन सी गैस उत्पन्न हो जाती है? Cl2। यही Cl2 गैस हमारी गैस B है। ठीक, अब हमको ये पता हो गया कि जो हमारा यौगिक A है वो है MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड, और जो गैस निकली थी वो गैस हमारी कौन सी हो गई है? B हो गई है। इसके सिवा साफ कहा है कि अगर हम आधिक्य में यह गैस लेते हैं तो ये अमोनिया से क्रिया करके C बनाती है। तो चलिए देखते हैं। अगर हम अमोनिया की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया NH3, और आप यहाँ पर देखिए जब हम इसको क्लोरीन से क्रिया कराते हैं तो फिर वही चीज़, ये जो हाइड्रोजन है वो इस HCl से क्रिया करके Cl से क्रिया करके HCl बनाएगा। चूँकि वहाँ हाइड्रोजन 3 है तो यानी यहाँ पर 3HCl बनेगा।
अब जब ये 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन को छोड़ के अलग होते हैं तो नाइट्रोजन के 3 बंध खाली होते हैं। उसकी भरपाई करने के लिए 3 क्लोरीन उससे जुड़ने जाते हैं। तो यानी यहाँ पर हाइड्रोजन की भरपाई करने के लिए 3 क्लोरीन जुड़ गए। तो देखिए कुल कितने क्लोरीन लगे, 3 यहाँ और क्लोरीन यहाँ भी 3 लगे, 6 लगे। इसका मतलब Cl2 में हम 3 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए क्लोरीन का अधिक क्यों है, क्योंकि मैंने अमोनिया का एक अणु लिया था तो क्लोरीन के 3 अणु लगे, यानी यहाँ क्लोरीन गैस आधिक्य में ली गई है, जैसा प्रश्न में कहा भी था यहाँ पर कि आधिक्य में गैस लिया गया है। अब यहाँ पर जो लवण बना, जो विस्फोटक है, वो है NCl3 यानी नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। तो देखिए ए की भी पहचान हो गई, वो MnO2 था, बी की पहचान हो गई, वो क्लोरीन थी, और तीसरा विस्फोटक पदार्थ जो बना है C, वो है नाइट्रोजन ट्राईक्लोराइड। अब देखिए इस चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए Mn का एक भूरे रंग का लवण जो A है वो MnO2 है। देखिए MnO2 को जब हमने HCl के साथ गर्म किया तो एक गैस B निकली है, यानी क्लोरीन निकली है, और जब उसको हमने क्रिया करा दिया तो वहाँ पर एक विस्फोटक पदार्थ बना है जो कि NCl3 है। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ दिया नरनष्ट समीकरण क्या है, मानक इलेक्ट्रोड व्यूह तथा इलेक्ट्रोड व्यूह में क्या संबंध है। तो देखिए नरनष्ट जर्मन वैज्ञानिक थे, इन्होंने वैद्युत रसायन वाली प्रक्रिया में जहाँ पर सेल में अपक्रिया होती है तो धातु के इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता में क्या संबंध है, इसको इन्होंने बताया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है कि जर्मन वैज्ञानिक नरनष्ट ने तत्वों के इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव और विलयन में धातु आयनों की सांद्रता के संबंध में एक समीकरण प्रस्तुत किया जिसे नरनष्ट समीकरण कहते हैं। अब इस समीकरण में उन्होंने एक सामान्य सी इलेक्ट्रोड अपक्रिया ली है। उन्होंने माना है कि हम मान लेते हैं एक सामान्य सी इलेक्ट्रोड अपक्रिया अगर हो रही है जिसमें एक धातु का अपचयन हो रहा है। अब इस अपक्रिया के लिए उन्होंने एक नरनष्ट समीकरण दिया है जहाँ पर पहले E लिखा जाता है, फिर E0 लिखा जाता है, -2.303 RT/NF लॉग के बाद जो चीज़ दाईं तरफ होती है वो ऊपर लिखिएगा, जो चीज़ बाईं तरफ होती है वो हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन को इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई पदार्थ नहीं बल्कि एक कण होता है। अब इसके बाद यहाँ बताया है कि E जो है वो धातु का इलेक्ट्रोड विभव है, E0 लग गया तो धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव है, R सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है जिसका मान भी दिया है, T परम ताप है जो 298 केल्विन होगा, क्योंकि मानक इलेक्ट्रोड विभव के लिए कंडीशन होती है कि तापमान 25 डिग्री यानी परम ताप 298 केल्विन होना चाहिए। N उस इलेक्ट्रोड अपक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और यह फैराडे नियतांक है जिसका मान 96,500 है। अब इसमें आपको करना ये होता है कि जब इस समीकरण को आगे और सरल करते हैं तो यहाँ पर जो यम है, ये जिस पर कोई आवेश नहीं है, इसको माना जाता है कि यह शुद्ध अवस्था में है यानी मानक अवस्था में है, और मानक अवस्था में शुद्ध ठोस पदार्थों की जो सांद्रता होती है वो 1 होती है। तो देखिए यहाँ पर इस समीकरण में ऊपर हमने यम की जगह पर 1 लिख दिया है। अब इसके बाद इस समीकरण में आप R, T और F का जब मान रखते हैं तो ये सरल होकर के समीकरण इस रूप में आ जाता है, और यही नरनष्ट समीकरण का सरलतम रूप होता है। अगला दिया है अभिक्रिया की दर को समझाइए। दर मतलब वेग को समझाना है, और अभिक्रिया की कोटि को भी उदाहरण के जरिए समझाना है। तो देखिए अगर आपको अभिक्रिया की दर निकालनी है तो अभिक्रिया की दर बराबर होता है क्रियाकारी या क्रियाफल के सांद्रण में परिवर्तन। अब ये जो परिवर्तन सांद्रण में होगा, चाहे क्रियाकारी के हो या क्रियाफल हो, दोनों के सांद्रण में से किसी के सांद्रण में परिवर्तन हो, और सांद्रण परिवर्तन में जो समय लगा है उससे भाग कर दीजिए। ठीक है, क्रियाकारी या क्रियाफल के सांद्रण में जो भी परिवर्तन हुआ है, अगर हम उसको सांद्रण परिवर्तन में लगे समय से भाग करते हैं, यही अभिक्रिया की दर होती है। यहाँ हम ले दे रहे हैं कि आप क्रियाकारी या क्रियाफल किसी के भी सांद्रण में परिवर्तन से दर को ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम परिभाषा बनाने के लिए समय को 1 मानते हैं यानी एकांक मानते हैं। तो देखिए एकांक समय में क्रियाकारी या क्रियाफल के सांद्रण में हुआ परिवर्तन ही अभिक्रिया का क्या कहलाता है, दर कहलाता है। इसको लिखने का तरीका देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि किसी अभिक्रिया में इकाई समय में क्रियाकारी या क्रियाफल के सांद्रण में हुए परिवर्तन को उस अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। यहाँ पर उसका सूत्र लिखा है। फिर हमने मान लिया है कि एक सामान्य सी अभिक्रिया मान लेते हैं, यहाँ A से B बन रहा है, तो आपने शुरू में क्रियाकारी की सांद्रता A लिया है। चूँकि अभी अभिक्रिया शुरू हुई है तो यहाँ B की सांद्रता शुरू में 0 होगी, लेकिन जब आप T समय के पश्चात आएंगे तो A में से यक्स सांद्रता यहाँ से घटेगा और वो बदल जाएगा किस में, B में। तो आप यहाँ पर देखिए, चाहे क्रियाकारी को देखिए या क्रियाफल, दोनों के सांद्रण में परिवर्तन तो यक्स का ही हुआ है, तो अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा यक्स/T। अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है, चूँकि सांद्रण मोल पर लीटर होता है और समय जो होता है वो सेकंड या समय मिनट में भी हो सकता है, तो इसका मात्रक मोल पर लीटर सेकंड इन्वर्स या मोल पर लीटर समय का इन्वर्स होता है। अगर समय मिनट में दिया है तो आप उसको मिनट इन्वर्स में ही लिख देंगे।
अगला आता है अभिक्रिया की कोट को कैसे प्रभावित करते हैं। तो आपको मैंने ऐसे पहले भी बताया था कि मान लेते हैं एक अभिक्रिया में हमने A+B 2 क्रियाकारी लिया है और इनसे मान लेते हैं कि हमारा यहाँ पर उत्पाद बनता है। अब A के अणुओं की संख्या मान लो 3 है और यहाँ B के अणुओं की संख्या 2 है। अब जब हम प्रयोग करेंगे तो हमको ये मालूम होगा कि अभिक्रिया का वेग किन 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 पदार्थों के अणुओं पर निर्भर कर रहा है। मान लेते हैं प्रयोग करने पर यदि अभिक्रिया का वेग A के 3 अणुओं पर ना निर्भर करके केवल 2 अणु पर निर्भर कर रहा है और B के 2 अणु पे ना निर्भर करके केवल 1 अणु पे निर्भर कर रहा है, तो यानी यहाँ पे कुल 3 अणु हैं जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित कर रहे हैं, तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि 3 होती है। तो देखिए अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा है किसी रासायनिक अभिक्रिया में उन क्रियाकारी अणुओं की संख्या जो अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं, जिनके सांद्रण में परिवर्तन होता है, वही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एक चीज़ क्लियर कीजिएगा, अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा कभी ज्ञात नहीं की जा सकती। हाँ, कुछ हिंट हैं जिसके जरिए हम अभिक्रिया की कोटि को पता करने में थोड़ा सा आसान बना देते हैं। जैसे अगर कोई अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में हो रही है तो उसकी कोटि आप 0 लिखेगा। इस अभिक्रिया में देखिए आपको 2 पदार्थ दिखाई दे रहे हैं C12H2211 यानी सुक्रोज और जल। तो जल का सांद्रण कभी क्रिया के दौरान बदलता नहीं है और परिभाषा यहाँ लिखा है कि जिसके सांद्रण में परिवर्तन होगा वही कोटि कहलाती है। इसलिए यहाँ पर हम जल को कोटि के रूप में नहीं गिनेंगे। तो इस अभिक्रिया की देखिए कोटि 1 है। अगली अभिक्रिया में भी अगर आप देखें तो वहाँ भी जल का अणु है, जहाँ भी जल का अणु मिलेगा आप उसको कोटि के रूप में नहीं गिनेंगे, तो जो अणु बच जाएगा वही अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करेगा और ये अभिक्रिया की कोटि हो जाएगी। लेकिन मैं बार बार कहूँगा अभिक्रिया की कोटि बिना प्रयोग किए पता नहीं की जा सकती है। आते हैं अगले पे, दिया है निम्नलिखित यौगिकों का आईपीएसी नाम लिखना है। पहला दिया है K2HgI4, इसका नाम लिखना है। तो सबसे पहले जब आप किसी भी संकर यौगिक का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखें तो पहला काम होता है जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, जैसे पहले प्रश्न में यहाँ Hg है, उसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाल लें। कैसे निकालेंगे, देखिए K2HgI4 में किसी भी यौगिक पर K2HgI4 में कोई भी आवेश दिया नहीं है तो आप बराबर लिखेंगे 0। इसके बाद यहाँ पे पहले पोटेशियम है। आप सबको मालूम है एक पोटेशियम पे 1 प्लस होता है, 2 पोटेशियम है तो यहाँ +2 होगा। आप मरकरी की ऑक्सीकरण संख्या यक्स मानेंगे और एक आयोडीन पे 1 माइनस होता है तो 4 आयोडीन पे -4 हो जाएगा। अब यहाँ से जब आप यक्स का मान निकालेंगे तो यक्स का मान आ जाएगा +2, यानी यहाँ पे मरकरी पर +2 की ऑक्सीकरण अवस्था मरकरी दिखाएगा। अब नाम लिखने से पहले एक चीज़ और भी देख लीजिएगा कि आपको जो मंडल है यानी जो बड़ा ब्रैकेट है उस पर आवेश कौन सा है। देखिए यहाँ पर जो K है, K पर प्लस होता है तो ऑटोमेटिक मंडल पर माइनस आवेश ही आना है, यानी यहाँ मंडल ऋणावेशित है। तो अब 2 चीज़ें क्लियर हो गई, मंडल ऋणावेशित है और मरकरी पे +2 की ऑक्सीकरण अवस्था है। अब नाम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आपको मिला है पोटेशियम, तो आप नाम लिखेंगे पहले पोटेशियम का, तो हम यहाँ पर नाम लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद अगर आप देखिए तो यहाँ पर आयोडीन 4 बार है, आयोडीन 4 बार है तो मंडल का नाम थोड़ा दूर लिखेगा सहायन से, तो यहाँ लिखेंगे टेट्रा आयोडाइडो। इसके बाद अगर आप देखिए तो मरकरी का नाम चूँकि मंडल पे माइनस है तो धातु का नाम उसके लैटिन नाम से लिखेंगे, हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, आप आगे ही मिला के लिखेंगे इसको। तो यहाँ पर लिखेंगे मर्क्यूरेट और साथ ही साथ इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, सेकेंड। एक खास बात का ध्यान रखिएगा कि मंडल का पूरा नाम आपको मिला के ही लिखना होता है। अब इसका क्या सही लिखने का तरीका है, देखिए नीचे आपको पहला आंसर यहाँ दिया है कि पोटेशियम टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट सेकेंड। ऐसे ही अगर हम दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में कॉपर NH3 का होल फॉर SO4 में भी यौगिक पर कोई आवेश नहीं है, तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। माना कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या यक्स है, अमोनिया पर 0 होता है तो 4 अमोनिया, फिर भी ये 0 ही रहेगा और SO4 पे -2 होता है, तो यहाँ से देखिए यक्स बराबर +2 आएगा, यानी कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ +2 है। साथ ही साथ SO4 पे डबल माइनस है, इसका मतलब मंडल पर यहाँ प्लस आएगा, इसका मतलब मंडल यहाँ धनावेशित है। तो 2 चीज़ें क्लियर हैं कि कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या +2 आई है और मंडल धनावेशित है। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले अगर हम मंडल यहाँ दिखाई दे रहा है तो पहले मंडल का नाम लिखेंगे, उसमें लिगेंड अमोनिया 4 बार है तो यहाँ लिखेंगे टेट्रा एमीन। उपसंयोजी यौगिकों का नाम लिखते समय आप कोई भी शुरू का लेटर कैपिटल नहीं करेंगे, ये रूल है। इसके बाद टेट्राएमीन लिखने के बाद देखिए कॉपर है, चूँकि मंडल पे प्लस है तो कॉपर का सामान्य नाम लिखेंगे, अगर इसी मंडल पे माइनस होता तो हम यहाँ क्यूप्रेट लिखते हैं। तो देखिए कॉपर लिखा, फिर हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे, देखिए मंडल का नाम पूरा मैंने मिला के लिखा है और SO4 जो है उसका नाम थोड़ा दूर लिखेंगे, आप सामने लिखिएगा, मेरे पास जगह नहीं थी तो मैं नीचे लिख दिया। तो इसका नाम होगा टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट।
तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी है, नीचे लिखा हुआ आ गया है टेट्राएमीन कॉपर सेकंड सल्फेट। अगला दिया है K3Al का होल सेल। हम फिर वही प्रोसेस करेंगे। पहला काम, यहाँ पर हम धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। तो देखिए पूरे यौगिक पर कोई आवेश नहीं तो ये 0 होगा। पहले पोटेशियम मिला, एक पोटेशियम पे 1 प्लस होता है, 3 पोटेशियम है तो +3 करेंगे। Al का आप x मानेंगे क्योंकि वो केंद्रीय धातु है, और एक C2O4 पे 2 माइनस होता है, यहाँ 3 C2O4 है तो -6 आएगा। अब अगर आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान यहाँ +3 आएगा, यानी यहाँ Al पे 3 प्लस है। दूसरी चीज़, अगर आपकी K पर प्लस है तो इसका मतलब मंडल पे यहाँ माइनस होगा, यानी आपका मंडल यहाँ ऋणावेशित है। तो चलिए इसका नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आपको मिला है पोटेशियम, तो आप यहाँ पर नाम लिख देंगे पोटेशियम, सहायन का नाम। फिर मंडल का नाम थोड़ा दूर लिखेगा, उसमें ऑक्जिलेट है। ऑक्जिलेट हालांकि द्विदंती है, लेकिन इसके लिए ट्रिस ना लगा के हम ट्राई ऑक्जिलेटो ही लगाते हैं, ऐसा रूल है। तो यहाँ लिखेंगे ट्राई ऑक्जिलेटो। उसके बाद चूँकि मंडल पे माइनस है तो धातु का नाम इसको लैटिन नाम से जाएगा 8 लगा के, तो इसका नाम हो जाएगा एल्यूमिनेट। और धातु की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई थी, वो आई थी 3, ये इसका नाम हो जाएगा। तो देखिए अगला नाम आपका भी आ गया है पोटेशियम ट्राई ऑक्जिलेटो एल्यूमिनेट थर्ड। अगला दिया है CrCO का होल 5। यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर सहायन है ही नहीं, सीधे सीधे आपका मंडल है। तो मंडल में या उपसंयुक्त क्षेत्र में आप पहले देखेंगे यौगिक पर कोई आवेश नहीं तो 0 मानेंगे। माना क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या x है, CO पर कोई आवेश नहीं होता है, तो चाहे वो 1 CO हो या 5 CO हो, ये बराबर 0 होगा। तो यानी यहाँ क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी। अब इसका नाम लिखने का तरीका, मंडल में पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड यहाँ CO है जिसको कार्बोनिल कहते हैं, 5 बार है। तो इसका जब हम नाम लिखने जाएंगे तो इसका नाम लिखेंगे पेंटा। लेटर का ध्यान रखिएगा, लेटर कोई भी पहला कैपिटल ना हो। तो यहाँ लिखेंगे पेंटा कार्बोनिल, ठीक है। और उसके बाद Cr का सामान्य नाम लिखेंगे, क्योंकि हमारा मंडल ना धनावेशित है ना ऋणावेशित है, तो इसका सामान्य नाम लिखेंगे। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 थी तो इसका नाम होगा पेंटा कार्बोनिल क्रोमियम 0। तो देखिए आपके अगले क्वेश्चन का भी आंसर यहाँ पर आ गया, पेंटा कार्बोनिल क्रोमियम 0। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दिया है टॉलिन अपकर्मक क्या है और इसकी ग्लूकोज और फ्रक्टोज के साथ अपक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो देखिए टॉलिन अपकर्मक क्या होता है, आपको बताया गया कि अमोनियामय या अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन, इसी मिश्रण को हम टॉलिन अपकर्मक कहते हैं। टॉलिन अपकर्मक का प्रयोग एल्डिहाइडों के परीक्षण में किया जाता है। यह करता क्या है, टॉलिन अपकर्मक एल्डिहाइडों को कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदलता है और खुद रजत दर्पण में अपचयित हो जाता है, यानी सिल्वर मिरर में रिड्यूस्ड हो जाता है। अब यहाँ ग्लूकोज की अगर हम टॉलिन अपकर्मक से क्रिया करेंगे तो देखिए हमने यहाँ ग्लूकोज के सूत्र को लिखा है। इसके बाद जब टॉलिन अपकर्मक होता है वहाँ से क्रिया करने के लिए Ag2 आता है, ये O चला जाता है CHO के पास और इसको बदल देता है COOH में, और खुद देखिए इसका खुद का अपचयन हो गया है रजत दर्पण में। अब जब फ्रक्टोज की टॉलिन अपकर्मक से क्रिया होती है तो आप सबको मालूम है फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। कीटोन समूह टॉलिन अपकर्मक से क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन फ्रक्टोज के अंदर एक गुण होता है कि क्षारीय माध्यम पाते ही, अगर आप यहाँ ध्यान दें तो फ्रक्टोज में माध्यम यहाँ पर देखिए NH4OH होने के चलते क्षारीय है। क्षारीय माध्यम के चलते ही फ्रक्टोज अपने आप को ग्लूकोज में बदल लेता है क्रिया करते समय, और जब वो ग्लूकोज में बदल लेगा तो उसका उत्पाद हूबहू वही मिलेगा जो ग्लूकोज ने बनाया था। तो देखिए यहाँ फ्रक्टोज जो है वो टॉलिन अपकर्मक से क्रिया तो कर रहा है, लेकिन क्रिया करने के दौरान ही वो इनोलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज में बदलता है। अब जो अपक्रिया ग्लूकोज ने टॉलिन अपकर्मक के साथ करके उत्पाद बनाया है, सेम वही उत्पाद फ्रक्टोज भी बना लेगा, क्योंकि फ्रक्टोज उस समय क्रिया करने के दौरान ग्लूकोज में बदल चुका था। अगला आता है कि क्या होता है जब केवल समीकरण देना, अगर हम फिनॉल को ब्रोमीन जल से क्रिया कराएं तो सबको मालूम है कि अगर आप फिनॉल को ब्रोमीन जल से क्रिया कराते हैं तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर 3 जगह से हाइड्रोजन को निकाला गया है। कहाँ कहाँ से, वो जैसे एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर निकाला गया है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला है, फिर एक हाइड्रोजन यहाँ पैरा से, और फिर यहाँ हाइड्रोजन जो है, ये 3 हाइड्रोजन निकलते हैं क्योंकि OH समूह आर्थो पैरा होता है। ये 3 हाइड्रोजन 3 ब्रोमीन से क्रिया करके 3HBr बनाते हैं, और उन निकले हुए हाइड्रोजन की जगह लेने के लिए 3 ब्रोमीन चले आते हैं, तो आपका 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल बनता है। अगला दिया, अगर हम फिनॉल का एसिटिलीकरण पिरिडीन की उपस्थिति में करते हैं तो देखिए फिनॉल चूँकि आर्थो पैरा निर्देशक है, अगर आप इसका एसिटिलीकरण करेंगे तो यहाँ आर्थो और पैरा पर जो छुपा हुआ हाइड्रोजन है वो Cl से क्रिया करके HCl बनाएगा, और जो COCH3 समूह बच जाएगा ये एक बार आर्थो पे जुड़ेगा और एक बार पैरा पे। हालांकि आर्थो और पैरा में जो हमारा मुख्य उत्पाद होता है वो पैरा होता है।
इसके बाद फिनॉल को PCl5 से क्रिया कराना है। अगर हम फिनॉल को PCl5 से क्रिया कराएं तो देखिए एक सिंपल सा रूल याद रखिएगा, जब भी PCl5 को हम किसी ऐसे यौगिक से क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन जिसमें होता है, तो पहले आप POCl3 यहाँ निकाल देंगे। POCl3 निकल गया। POCl3 निकलने का मतलब साफ देखिए, फास्फोरस अपने साथ 5 क्लोरीन लेके आया था, लेकिन लेके 3 क्लोरीन गया। इसका मतलब वो 2 क्लोरीन को यहाँ छोड़ गया है, लेकिन वो ले क्या गया है, ऑक्सीजन ले गया है, जिसको हम ऐसे कट कर दे रहे हैं। अब अगर ऑक्सीजन चला गया तो देखिए यौगिक 2 हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा ये हो गया बेंजीन का और एक हिस्सा हो गया H। अब 2 हिस्से हो गए हैं और वो 2 क्लोरीन छोड़ के गया है, तो हर हिस्से को 1 क्लोरीन देंगे, तो ये H एक Cl से क्रिया करके HCl बना लेगा और दूसरा Cl जाकर बेंजीन पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ हमारा क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अगला दिया है फिनॉल NaOH से क्रिया करता है। अगर आपको मालूम होगा तो फिनॉल NaOH से क्रिया करता है तो यहाँ पर आपको सोडियम फिनॉक्साइड मिलेगा, क्योंकि फिनॉल की प्रकृति अम्लीय होती है, और अगर ये अम्लीय प्रकृति का है तो फिनॉल अपना H इस क्षार के OH के साथ क्रिया करके जल बना देगा और ये Na उस CH की जगह ले लेगा, तो आपको सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होगा। इसका दिया है फिनॉल और मेथिल एल्कोहल के मिश्रण की अगर तप्त थोरिया पर प्रवाहित कर दे तो क्या होगा। तो देखिए फिनॉल और मेथिल एल्कोहल के मिश्रण को जब तक तप्त थोरिया पर प्रवाहित करते हैं तो बनता है मेथॉक्सी बेंजीन, जिसको हम एनिसॉल कहते हैं। तो यहाँ पर करना क्या होता है, देखिए यहाँ पर फिनॉल का ये जो H है ये मेथिल एल्कोहल के OH से क्रिया करके जल बना लेता है और ये जो CH3 बचा है उस H की जगह लेने चला आएगा, तो आपका बनेगा मेथॉक्सी बेंजीन, जिसको हम एनिसॉल कहते हैं। अब यहाँ पर दिया है कि ये आपको 5 अपक्रिया दिया है और कह रहा है कि इन अपक्रियाओं को पूर्ण करना है। इसमें क्रियाकारी दिया है और आपसे कह रहा है कि इसका क्रियाफल बनाइए। तो चलिए हम पाँचों को देखते हैं, फिर इनके सॉल्व को भी आपको दिखा देंगे कि ये सॉल्व कैसे हुए। यहाँ पे पहला यौगिक दिया है CH3, फिर क्या दिया है CH2, फिर दिया है CH2, फिर दिया है CH2 और फिर दिया है OH। अब इसकी क्रिया करानी है SOCl2 से, यानी थायोनिल क्लोराइड से इसकी क्रिया कराएंगे। देखिए हम यहाँ SOCl2 लिख दे रहे हैं। SOCl2 को हमने ऐसे लिख दिया है, ठीक है, SOCl2। अब इस क्रिया में होता क्या है, देखिए जब भी SOCl2 को हम किसी ऐसे यौगिक से क्रिया कराते हैं जिसमें ऑक्सीजन हो, तो ये जो SO है वो उसका ऑक्सीजन लेके SO2 बना के निकल जाता है। तो यानी यहाँ पर सबसे पहले जो निकल गया वो कौन निकल गया, SO2 निकल गया। तो चलिए जो निकल जा रहा है इसको हम कट कर दे रहे हैं, यानी यहाँ से ये निकल गया, यहाँ से ये निकल गया। अब इनके निकलने के बाद अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर यौगिक हमारा 2 हिस्सों में टूट चुका है। एक हिस्सा हमारा हो गया CH3 CH2 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 और दूसरा हिस्सा हमारा क्या हो गया, H हो गया है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 2 क्लोरीन हैं, तो हर हिस्से को एक क्लोरीन दे दीजिए, तो यानी यहाँ पर एक बनेगा HCl बन जाएगा, देखिए ये, और दूसरा हमारा बनेगा CH3 CH2 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 Cl। तो यानी यहाँ पर हमारा बनना है CH3, फिर यहाँ बनेगा CH2, फिर यहाँ बनेगा CH2, फिर यहाँ बनेगा CH2 और यहाँ हो जाएगा Cl, यह SO2 निकला और लास्ट में क्या निकल जाएगा, HCl। तो देखिए हमारा पहला जो आंसर था वो ये था कि हमारा उत्पाद बना है CH3 CH2 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 Cl, यानी 1 क्लोरोब्यूटेन, या इसको आप ब्यूटिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। इसके बाद इसका आंसर देखिए यहाँ पे हमने दिया भी है कि आप इस तरीके से इसको नीचे देखिए आपको मिल जाएगा। फिर दूसरी अपक्रिया दिया है कि अगर आपको मैं यहाँ पर दे दूँ CH3, देखिए यहाँ लिख दिया है CH3, फिर क्या लिखा है CH2 लिख दिया है, फिर लिखा है CH, ठीक है, यहाँ लिखा है CH, फिर यहाँ लिखा है डबल बॉन्ड CH2 और इसकी क्रिया HBr से करानी है। देखिए यहाँ पर मार्कोनिकॉफ का नियम लगेगा, HBr में H पर प्लस होता है और Br पर माइनस। क्योंकि यहाँ उत्प्रेरक पराक्साइड नहीं लिया है तो मार्कोनिकॉफ का नियम लगना है। और मार्कोनिकॉफ ये कहते हैं कि किसी भी अपक्रिया में, किसी भी एल्कीन पर योगात्मक क्रिया में जुड़ने वाले अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग हमेशा डबल बॉन्ड के उस कार्बन को दे दिया जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ देखिए इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास 1 हाइड्रोजन है, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन कम है, तो Br चला आएगा यहाँ जुड़ने और H आएगा यहाँ जुड़ने। तो हमारा उत्पाद क्या बनेगा, हमारा उत्पाद यहाँ बनेगा क्या, सबसे पहले बनेगा CH3, फिर बनेगा कौन, फिर बनेगा CH2, फिर बनेगा यहाँ पर CH, CH के ऊपर कौन आ जाएगा, Br आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा CH3, ठीक है। अब ये देखिए इसका आंसर आपको नीचे यहाँ पे दिया हुआ है, इस चीज़ को देख लेंगे। इसके बाद आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। वहाँ पे दिया है कि इस अपक्रिया में जो दिया है तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड दिया है, इसको KOH से क्रिया कराना है।
तो ये क्रिया काफ़ी सिंपल है, इसमें आपको कुछ करना नहीं, ये जो के है इस बी आर के साथ भेज देंगे और ओ एच बी आर की जगह लिख देंगे, यानी इस अपक्रिया का जो उत्पाद होगा वो होगा CH3 का होल थ्राइस सी, बी आर की जगह पे आप OH लिख देंगे और प्लस यहाँ पर KBr को निकाल देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरा आंसर आपको यहाँ पर दिया हुआ है। चौथी क्रिया भी उसी तरीके से है। यहाँ पर भी आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ये जो K है इस CN के साथ भेज देना है और बाकी चीज़ें जोड़ के लिख देनी है। तो यहाँ आपका बनेगा CH3 और बनेगा CH2, फिर यहाँ बन जाएगा CN यानी प्रोपेन नाइट्राइल मिल जाएगा और यहाँ पर KBr अलग हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने दिया हुआ है, नीचे देख सकते हैं। लास्ट क्रिया में भी वही चीज़ है कि यहाँ पर जो Ag है वो इस Br के साथ मिल करके बना लेगा AgBr, यानी ये AgBr आपको अलग कर देना है और बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं, यानी क्या बच गया, यहाँ पर बच गया है CH3, फिर बच गया है CH2, वहाँ ला करके आपको NO2 जोड़ देना है, यानी आपको नाइट्रोएथेन मिलेगा और प्लस यहाँ पर AgBr निकल जाएगा। तो ये पांचों अपक्रियाएँ के उत्पाद पूर्ण हो गए हैं। इसके बाद आता है कि आप कैसे प्राप्त करेंगे ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से एथिल एल्कोहल। तो देखिए, अगर आप ग्रिग्नार्ड अपकर्मक के टॉपिक को पढ़े होंगे तो ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से एथिल एल्कोहल, जो कि प्राथमिक एल्कोहल है, इसको प्राप्त करने के लिए हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक की क्रिया कराएंगे फॉर्मेल्डिहाइड से। अब आप कैसे ये क्रिया कराएंगे, देखिए यहाँ पे अगर फॉर्मेल्डिहाइड को देखिए तो फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO, ये हमने लिख दिया है। अब यहाँ पर फॉर्मेल्डिहाइड से जब क्रिया कराने गए हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड में एक कार्बन है और हमको एथिल बनाने के लिए 2 कार्बन चाहिए, इसलिए यहाँ हमने ग्रिग्नार्ड अपकर्मक भी 1 कार्बन का लिया है। ये क्रिया कैसे संपन्न होगी, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड या ऑक्सीजन खींचेगा, जिसके चलते ऑक्सीजन पे माइनस आवेश आएगा और कार्बन पे कौन सा आवेश आएगा, प्लस आवेश आएगा, ये कन्फर्म है। इसी तरह ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में जो धातु वाला हिस्सा होता है, Mg वाला हिस्सा होता है, ये प्लस होता है और CH3 वाला हिस्सा होता है माइनस, यानी इसको अगर हम तोड़ के समझें तो Mg वाला हिस्सा प्लस है और CH3 वाला हिस्सा माइनस है। अब इसके बाद जब ये अपक्रिया शुरू होगी तो ऑक्सीजन जिस पर माइनस है, माइनस से जुड़ने के लिए जाएगा प्लस, यानी ये MgI चला जाएगा ऑक्सीजन से जुड़ने। तो देखिए ऑक्सीजन से जुड़ने MgI चला गया और ये जो CH3 माइनस वाला हिस्सा है वो आता है इस कार्बन से जुड़ने। तो देखिए इस कार्बन से जुड़ने के लिए CH3 चला आया। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसका हमको जल अपघटन करना है। जल अपघटन कैसे होता है देख लीजिए, यही होगी कि यहाँ से आप तोड़ दीजिएगा, ये बॉन्ड जो ऑक्सीजन मैग्नीशियम के बीच का टूट जाएगा। जो जल आप लाए हैं यहाँ पर, जल में H और OH होता है, तो इसको H दे देंगे, इसको OH दे देंगे। तो देखिए Mg के पास पहले से I था, अब OH भी हो गया, तो MgOHI बन गया, ठीक है। और इस O को जब ये H मिलेगा तो ये OH बन जाएगा, तो आपको मिलेगा क्या, CH3 देखिए लिख दिया है, फिर CH2 देखिए ये भी लिखा है और इस वाले ऑक्सीजन को H मिल गया, तो देखिए आपका एथिल एल्कोहल बन गया है। अगला दिया है कि ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से तृतीयक एल्कोहल कैसे बनाएंगे। ये बहुत आसान होता है। ग्रिग्नार्ड अपकर्मक से तृतीयक एल्कोहल बनाने के लिए सेम यही प्रोसेस करेंगे, लेकिन यहाँ जहाँ पर आपने H लिखा है यहीं पर कोई एल्किल समूह लगा दीजिएगा, यानी R लगा देंगे। इससे क्या होगा, देखिए जब आप यहाँ पे R यानी कोई एल्किल समूह लगाएंगे तो यहाँ भी R आ जाएगा, यहाँ भी R आ जाएगा। तो आप देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के तीनों एल्किल समूह हैं, तो ये तृतीयक एल्कोहल होगा। यानी यहाँ पर अगर आप दोनों तरफ R लगाते हैं तो RCOR होगा, यानी यह एक कीटोन बन जाएगा। तो अगर हम ग्रिग्नार्ड अपकर्मक को किसी भी कीटोन से क्रिया कराएंगे तो तृतीयक एल्कोहल बन जाएगा। आप यहाँ पे देख लीजिए, सेम वही अपक्रिया जो मैंने बताया था, आप दोनों H की जगह पे देखिए 2 बार R आपने लगा दिया है, सेम वही चीज़ 2 बार R लगा है, तो आपको यहाँ पे तृतीयक एल्कोहल मिल गया। और आप इस CH3 की जगह पर भी R को लगा सकते हैं। जो आपने यहाँ पर CH3 लगाया था, ये जो CH3 था इसकी जगह पर भी आप R लगा देंगे, तो देखिए इस एल्कोहल में ये 3 और R आ गए हैं, तो ये हमारा तृतीयक एल्कोहल हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ इसके 2 तरीके होते हैं। तरीका ये होता है कि आप मेथिल एल्कोहल को PCl5 से क्रिया करा दीजिए और PCl5 से क्रिया करा के आप OH की जगह पे Cl समूह ला लीजिए, वो हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड मिल गया। जब आप इसको आगे KCl से क्रिया कराएंगे तो ये जो K है वो इस Cl से क्रिया करके KCl बना लेगा, वो हट जाएगा और Cl की जगह पर आ जाएगा CN, यानी मेथिल साइनाइड बन गया। यहाँ तक समझ में आ गया। मेथिल साइनाइड जब आपको मिल जाए तो आप इसका अपचयन करेंगे सोडियम एथेनॉल के द्वारा, जिससे आपको एथिलेमिन मिलेगा। अब आइए ये समझते हैं कि मेथिल साइनाइड का अपचयन करने पर एथिलेमिन कैसे मिलेगा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर मेथिल साइनाइड को लिखते हैं। देखिए हमने यहाँ लिख दिया मेथिल साइनाइड, यानी CH3CN
अब चूँकि कार्बन 4 बंध बनाता है, अभी इसका एक बंध ही दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर 3 बंध हैं। अब इन तीनों बंधों में एक सिग्मा और 2 पाई होता है, तो पाई बंध कमज़ोर होने के चलते टूट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 बंधों को गायब कर दे रहा हूँ, ये एक बंध ऊपर से एक बंध नीचे से गायब कर दिया, 2 बंध गायब हो गया। तो यहाँ इससे कार्बन को भी 2 बंध का नुकसान हुआ और नाइट्रोजन को भी 2 बंध का नुकसान हुआ। इसकी भरपाई करने के लिए ये सोडियम एथेनॉल से लगातार हाइड्रोजन आकर के यहाँ पे जुड़ेंगे। तो देखिए 2 हाइड्रोजन आकर के यहाँ कार्बन की भरपाई कर देगा और 2 नाइट्रोजन यहाँ हाइड्रोजन की भरपाई कर देगा। तो आपके पास बनेगा क्या, CH3 देखिए बना है। फिर यहाँ देखिए ये बना है CH2, ये भी देखिए लिख दिया, और यहाँ बना है NH2, ये हमने लिख दिया। तो देखिए मेथिलेमीन हमको मिल गया, सॉरी एथिलेमीन मिल गया। अब एथिलेमीन के मिलने के बाद आपको एल्कोहल बनाना है। तो देखिए आपको यहाँ एथिलेमीन यानी जो हमने लिखा है CH3, फिर लिखा है CH2 और फिर लिखा है NH2, इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराएंगे। नाइट्रस अम्ल का जो सूत्र होता है वो होता है HNO2, लेकिन मैं यहाँ आपको संरचना के जरिए बताता हूँ। तो नाइट्रस अम्ल की संरचना होती है यही। अब आप देखिए इसका सूत्र HNO2 है। जब आप एथिलेमीन को नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो H2 है ये इस O के साथ चला जाएगा बनाने H2O। ये जो नाइट्रोजन है वो इस नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन गैस बनाने चला जाएगा। तो आप बताइए H2O निकल गया, जिसको हम कट कर दे रहे हैं, प्लस नाइट्रोजन गैस निकल गया, यानी ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन भी कट हो गया। तो अब मेरे पास बचा क्या है, CH3, CH2 और OH। तो देखिए यहाँ पे हमारा CH3, CH2, OH आ जाएगा। एक और तरीका होता है कि आप अगर दूसरे तरीके से मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको पहले के शुरू के 3 स्टेप वही करने होते हैं। देखिए ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप जो पहले हमने किया था वही स्टेप हमने यहाँ रिपीट कर दिया है। इसके बाद जब आपको साइनाइड मिल जाए तो साइनाइड के मिलने के बाद आप इसका जल अपघटन करके अम्ल प्राप्त कर लीजिए। अब देखते हैं अब साइनाइड से एसिटिक अम्ल कैसे मिल गया। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर CH3CN को लिखते हैं। देखिए हमने लिख दिया CH3CN, ठीक है। अब यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर जल के 2 अणु लिए गए। क्यों जल के 2 अणु लिए गए, क्योंकि एसिड बनाने के लिए हमको 2 ऑक्सीजन चाहिए। जल के 1 अणु में 1 ऑक्सीजन होता है, इसलिए हमने जल का 2 अणु लिया है। अब क्रिया किस प्रकार से होगी, अब क्रिया इस प्रकार से होती है कि सबसे पहले एसिड में हमको नाइट्रोजन का कोई काम ही नहीं लगना, तो हम नाइट्रोजन को भगाएंगे। जल का पहला अणु आकर के अपना हाइड्रोजन देता है नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन दे देता है कार्बन को। 1 अणु खर्च हो गया। जब हम दूसरा अणु लाते हैं तो वहाँ पर हम नाइट्रोजन को केवल 1 हाइड्रोजन देते हैं और इसको हम दे देते हैं OH। तो आप देखिए ये हमारा बन गया CH3COOH, देखिए बन गया यहाँ पे, और NH3 गैस यहाँ से मुक्त होकर के चली गई। चलिए एल्कोहल मिल गया। एल्कोहल के मिलने के बाद आप इसका अपचयन करेंगे तो सॉरी यहाँ पे आपको अम्ल मिल गया। अब इसका अपचयन करेंगे तो आपको एल्कोहल मिल जाएगा। एल्कोहल कैसे मिलेगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ हमने CH3COOH लिया हुआ है। अब इसके बाद जब इसका अपचयन करने के लिए अपचायक पदार्थ LiAlH4 लेंगे तो वो लगातार हमको बहुत सारे हाइड्रोजन उपलब्ध कराएगा, जितना हमको चाहिए होगा। यहाँ हमने ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन लिख दिए हैं। अब इसमें से कुछ हाइड्रोजन, मान लेते हैं 2 हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन को लेके चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन निकल गया तो देखिए एल्कोहल ग्रुप यहाँ ऑलरेडी बना हुआ है। तो हम इस ऑक्सीजन को जब गायब करेंगे तो इस ऑक्सीजन के गायब करने पर ये देखिए ये ऑक्सीजन जब गायब हो जाएगा तो आप बताओ यहाँ कार्बन के कितने बंध खाली हो गए। तो आप देखिए इस कार्बन के यहाँ पर 2 बंध खाली हो गए हैं, ठीक है। इन दोनों बंधों की भरपाई करने के लिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ जा कर के ऊपर लग जाएगा और 1 हाइड्रोजन नीचे लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके कार्बन के दोनों बंधों की भरपाई हो गई। तो मेरे पास बना क्या, CH3 देखिए यहाँ लिखा हुआ है, फिर ये देखिए ये पूरा CH2 बन गया है, वो भी लिखा हुआ है, और यहाँ OH है। इस प्रकार एसिटिक अम्ल से भी एथिल एल्कोहल का निर्माण किया जा सकता है। अगला दिया है एथिल एल्कोहल से डाई एथिल ईथर कैसे बनाएंगे। इसका आसान तरीका ये होता है कि एथिल एल्कोहल की वाष्प को जब आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के ऊपर 140 डिग्री पर प्रवाहित करते हैं तो एथिल एल्कोहल के 2 अणु मिलकर के इस प्रकार से जल त्यागते हैं, और जल त्यागने के बाद जो हिस्सा बच गया वो देखिए ईथर का निर्माण करेगा। इधर देखिए बचा है C2H5O और इधर बचा है C2H5, और इस तरीके से डाई एथिल ईथर बन जाएगा। अगर आपको लैब में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं मिलता है तो इसकी जगह आप एल्यूमिना भी ले सकते हैं, लेकिन तब आपको टेम्परेचर 140 की जगह 250 करना होगा। तो देखिए उसी समीकरण को हम इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अगला हमारा है एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट कैसे बनाएंगे। तो देखिए एथिल एल्कोहल से एथिल एसीटेट बनाने के लिए 2 में से कोई भी तरीका जो आपको अच्छा लगेगा। पहला, आप एसिटिक अम्ल लीजिए। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, और इसकी क्रिया एथिल एल्कोहल से करा दीजिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। देखिए इससे क्या होगा कि यहाँ पर
जो इसका OH है वो इसके H से क्रिया कर लेगा, ये अलग हो जाएगा, और इसके अलग होने के बाद जो हमारा बचा हुआ हिस्सा है CH3, यहाँ क्या बचा है CH3CO यहाँ बचा है, और यहाँ बचा है OC2H5, ये देखिए हमारा एथिल एसीटेट हो जाएगा। तो देखिए एक विधि आपकी यही है कि आप एसिटिक अम्ल को एथिल अल्कोहल से क्रिया करा के बना सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी होता है कि आप यहाँ पर एसिटिल क्लोराइड का भी उपयोग कर सकते थे। एसिटिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है CH3COCl होता है। इसको जब आप एथिल अल्कोहल से क्रिया कराएंगे, एथिल अल्कोहल को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है इसका H इसके Cl से क्रिया कर लेगा, और अगर ये निकल गया तो देखिए बाकी हिस्सों को जोड़ने पर भी आपको एथिल एसीटेट प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें से जो भी विधि आपको अच्छी लगे उस विधि से आप एथिल एसीटेट प्राप्त कर लेंगे। अगला आता है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। पहला दिया हुंस डिकर अपक्रिया, दूसरा फ्रैंकलैंड और तीसरा वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। तो चलिए पहले देखते हैं हुंस डिकर अपक्रिया। हुंस डिकर अपक्रिया के लिए आप किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कार्बोक्सिलिक अम्ल या जिसको वसी अम्ल भी कहते हैं, ये वसी अम्ल है, इसका हम सिल्वर लवण लेंगे। अब यहाँ सिल्वर लवण लेने का मतलब होता है कि आप यहाँ पर अम्ल का H गायब करेंगे, हमने गायब कर दिया, और यहाँ पर सिल्वर लगा देंगे, यानी क्या लगा देंगे Ag लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसकी क्रिया करा देंगे ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में। अब जब आपने वसी अम्ल का सिल्वर लवण लिया और इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराएंगे, तो देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ें अलग हो जाती हैं। सबसे पहले जो एक Ag है वो यहाँ से एक Br लेके चला जाएगा, यानी सबसे पहले अलग होता है यहाँ पर AgBr। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ से ये CO2 गैस निकल जाती है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया CO2 गैस। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है यहाँ पर R, और यहाँ पर एक Br, यानी यहाँ बन गया RBr। ठीक है, तो आप जब वसी अम्ल के सिल्वर लवण को कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से क्रिया कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड बनता है। इस अपक्रिया को हुंस डेकर अपक्रिया कहते हैं। यहाँ आप R की जगह पर CH3 या C2H5 कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ स्टेटमेंट रखते हुए उसी अपक्रिया को समझाया गया है। R की जगह पर एक बार CH3 रखा गया और एक बार C2H5 रखा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है फ्रैंकलैंड अपक्रिया क्या है। तो देखिए फ्रैंकलैंड अपक्रिया के लिए आप कोई भी एल्किल हैलाइड लेंगे, हमने RX लिया, इसको आपको जिंक धातु के साथ क्रिया कराना होता है ईथर की उपस्थिति में। ईथर शुद्ध एवं शुष्क लेते हैं। अब यहाँ पर जब क्रिया होती है तो एल्किल हैलाइड के दो दो अणु आपस में क्रिया करेंगे जिंक के साथ। देखिए हमने एल्किल हैलाइड के दूसरे अणु को उल्टा लिख दिया है। अब इस क्रिया में यहाँ पर ये जो ZnX2 है ये निकल जाएगा। तो चलिए पहले इसको निकाल लेते हैं। यहाँ हम लिख देंगे ZnX2 निकल गया। अब यहाँ पर आपके पास दो R समूह हैं जो जुड़ेंगे, और जब दो एल्किल समूह जुड़ते हैं तो उच्च कार्बन वाला एल्केन मिलता है। इस अपक्रिया को हम फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। यहाँ पर आप R की जगह पर CH3 C2H5 किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अपक्रिया बताया गया है कि एल्किल हैलाइडों को शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु से क्रिया कराने पर एल्केन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को फ्रैंकलैंड अपक्रिया कहते हैं। ठीक, अगली अपक्रिया आती है वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। ये एक इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। इस अपक्रिया में वी का मतलब विहीन करना है, हटा देना है, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन को, और हैलोजन का मतलब हैलोजन को। यानी अगर हम किसी यौगिक से हाइड्रोजन और हैलोजन को हाइड्रोजन हैलाइड के रूप में निकाल लें, जब भी हाइड्रोजन हैलोजन साथ साथ निकलेंगे तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन हैलाइड निकल गए हैं। इसी क्रिया को वी हाइड्रो हैलोजनीकरण हम कहते हैं। अब यह क्रिया किस प्रकार होती है, यहाँ पे देखिए। सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई एल्किल हैलाइड लिया है जिसमें हैलोजन है, यहाँ पे हम एथिल ब्रोमाइड ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने बना भी दिया है C2H5Br। ठीक है, अब इस अपक्रिया से अगर हमको हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों ही निकालना है तो इसके लिए जो वी हाइड्रो हैलोजनी कारक पदार्थ लिया जाता है वो होता है KOH, वो भी एल्कोहल ही। ये याद रखिएगा, बिना वी हाइड्रो हैलोजनी कारक लिए वी हाइड्रो हैलोजनीकरण की क्रिया नहीं होगी। अब यहाँ होता क्या है देखते हैं। यहाँ पर जो एक K है वो Br लेके चला जाएगा, और ये जो OH है वो बगल के कार्बन से H लेके जल बनाएगा। तो यहाँ आप ध्यान दें तो इस अणु में से, इस बड़े वाले अणु में से हाइड्रोजन और हैलोजन यानी हाइड्रोजन हैलाइड का अणु निकल जाएगा। और ये जब निकल गए तो दो चीज़ें यहाँ बनी। कौन कौन सी चीज़ें, एक तो KBr बना, और ये OH यहाँ से जब H खींच लेगा तो H2O बनेगा। इनको निकालने के बाद हमारा जो उत्पाद बनेगा, देखिए यहाँ पे पहले वाले कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हैं। दूसरे वाले कार्बन के पास भी हाइड्रोजन 2 हैं, और कार्बन आप 4 बंध पूरा करता है ये आप जानते हैं। तो 4 बंध पूरा करने के लिए कार्बन अपने बीच डबल बॉन्ड बना लेगा और आपको असंतृप्त उत्पाद मिलेगा। इस अपक्रिया को ही वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कहते हैं। देखिए स्टेटमेंट में लिखा है कि वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक के अणु से हाइड्रोजन हैलाइड का एक अणु निकल जाता है
उपयुक्त विहाइड्रोहैलोजनी कारक की उपस्थिति में पृथक होता है, इसको हम असंतृप्त यौगिक कहते हैं। फिर यहाँ पर असंतृप्त यौगिक प्राप्त हुआ, विहाइड्रोहैलोजनीकरण की अपक्रिया हुई, समीकरण दिया हुआ जो मैंने आपको ऊपर भी समझाया था। फिर आता है निम्नलिखित अपक्रियाओं पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला दिया है टिशेनको अपक्रिया। चलिए टिशेनको अपक्रिया जानते हैं क्या होता है। टिशेनको अपक्रिया में ये कहा जाता है कि यह कैनिजारो अपक्रिया का मॉडिफाइड फॉर्म है, अपडेटेड फॉर्म है। इसमें आपको करना क्या होता है कि आप कोई भी एल्डिहाइड लेंगे। कैनिजारो में एक कंडीशन है कि आप ऐसे एल्डिहाइड का चयन करेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। टिशेनको में ऐसा कोई रूल नहीं है, आप सभी एल्डिहाइड ले सकते हैं और इनको आपको जिसकी उपस्थिति में गर्म करना होता है उसको हम बोलते हैं एल्युमिनियम एथॉक्साइड, यानी AlO C2H5 का होल थ्राइस। इसकी उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो यहाँ पर एल्डिहाइड के एक अणु का ऑक्सीकरण हो जाता है अम्ल में। तो चलिए हम एल्डिहाइड के पहले अणु का जब अम्ल में ऑक्सीकरण करेंगे तो यहाँ बनेगा RCOOH, ये हो गया। अब हम दूसरे अणु का अपचयन करेंगे तो एल्डिहाइड का अपचयन करने पर एल्कोहल मिलता है। तो आप देखिए यहाँ पर अगर मैं एल्कोहल बनाऊँ तो एल्डिहाइड में R था, देखिए मैंने लिख दिया, फिर कार्बन था। अब चूंकि मुझे एल्कोहल बनाना है तो यानी यहाँ पे OH लगाएंगे। तो आप ध्यान दो, इस कार्बन के अभी 2 ही बंध पूरे हुए, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन ऊपर लगाएंगे और एक हाइड्रोजन नीचे लगा देंगे। तो यानी यहाँ पर जो एल्कोहल मिला है उसका सूत्र हुआ है RCH2OH। अब अगर मैं RCH2OH को उल्टा लिख करके देखूँ तो ये है R, ये है CH2 और यहाँ पर आपको मिल रहा है OH। अब यहाँ पर क्या होगा, आपको अम्ल भी मिल गया, एल्कोहल भी मिल गया। अब अम्ल एल्कोहल जो आपस में इकट्ठे हुए हैं वो वहाँ पर जब क्रिया करेंगे तो यहाँ से देखिए ये जल निकल जाएगा और जल के निकलने के बाद जो हमारा उत्पाद बनेगा वो बनेगा RCOOCH2R। जो हिस्सा बच गया हमने जोड़ के लिख दिया, देखिए यहाँ RCO बच गया है, ये लिख दिया, और यहाँ OCH2R बच गया, वो लिख दिया। अब यहाँ पर ये देखिए COO समूह युक्त यौगिक प्राप्त हुआ है, ये एस्टर है। इसी अभिक्रिया को टिशेनको अभिक्रिया कहते हैं। स्टेटमेंट कैसे लिखा जाता है कि इसमें सभी एल्डिहाइड एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में जब क्रिया करते हैं तो उनके एक अणु का ऑक्सीकरण अम्ल में होता है, दूसरे अणु का अपचयन होता है एल्कोहल में, और अम्ल एल्कोहल आपस में क्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं। यहाँ जहाँ पर मैंने R रखा है, आप चाहें तो मेथिल एथिल कोई समूह रख देंगे। ये देखिए इसका स्टेटमेंट भी दिया हुआ है कि सभी एल्डिहाइड एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ गर्म किए जाने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल देते हैं जो आपस में क्रिया करके एस्टर का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को टिशेनको अभिक्रिया कहते हैं। फिर हमारा अगला टॉपिक आता है कैनिजारो अभिक्रिया। अब हमारी अगली अभिक्रिया जो कैनिजारो है, अभी हमने बताया था कि जो टिशेनको अभिक्रिया है वो कैनिजारो अभिक्रिया का मॉडिफाइड फॉर्म है। कैनिजारो अभिक्रिया में एक शर्त होती है कि हम ऐसे एल्डिहाइड का चयन करते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। तो फिलहाल ऐसे एल्डिहाइड हमारे पास 2 ही हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड। अब अगर हम फॉर्मल्डिहाइड के 2 अणु लेंगे तो यहाँ पर आपको सांद्र NaOH लेना होता है, हमने यहाँ लिख दिया NaOH। अब इसमें रूल यही है कि आप यहाँ पर जब इसके एक अणु का अपचयन करेंगे, चलिए हम पहले अणु को ले गए तो यहाँ पर हम इसका अपचयन करेंगे। अगर हम इसका अपचयन करते हैं तो चूंकि आपके एल्डिहाइड के अणु में एक ही कार्बन है तो हमको एल्कोहल भी एक ही कार्बन का मिलेगा, और एक कार्बन वाले एल्कोहल का सूत्र हमारा होता है CH3OH। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम दूसरे अणु को देखते हैं तो दूसरे अणु का होना है ऑक्सीकरण। दूसरे अणु का ऑक्सीकरण करेंगे, चूँकि इसमें कार्बन एक ही है तो आपको अम्ल भी एक ही कार्बन का मिलना है। तो एक कार्बन वाले अम्ल का सूत्र होता है HCOOH। लेकिन यहाँ ध्यान ये दीजिएगा कि यहाँ आपको अम्ल मिलेगा नहीं, क्योंकि अम्ल जैसे ही बनता है उस अम्ल का जो H है वो क्षार के OH के साथ जल बनाने चला जाता है, तो आपको अम्ल नहीं मिलेगा। तो मिलेगा क्या, ये देखिए अम्ल का क्या हिस्सा बच गया है HCOO, और यहाँ क्षार का जो हिस्सा बच गया वो Na। तो आपको अम्ल ना मिल करके अम्ल का क्या मिलेगा, लवण मिलेगा। तो कैनिजारो क्रिया में देखिए स्टेटमेंट में साफ बताया भी गया है कि अगर आप अल्फा हाइड्रोजन युक्त विहीन एल्डिहाइड को सांद्र NaOH से क्रिया कराते तो एक अणु का अपचयन तो एल्कोहल में होता, देखिए लिखा है, लेकिन दूसरे अणु का ऑक्सीकरण वसी अम्ल के लवण में होता है, क्योंकि अम्ल जैसे बना वो क्षार से क्रिया कर लेगा। इस अपक्रिया को कैनिजारो अपक्रिया कहते हैं। नीचे देखिए जो समीकरण मैंने आपको समझाया था वही लिखा हुआ है, और ये कैनिजारो अपक्रिया का एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला आता है क्लीमेंसन अपचयन किसको कहते हैं। तो देखिए क्लीमेंसन अपचयन को आपको समझाया जा सकता है। इसके लिए आपको ऐसा कोई यौगिक लेना होता है जिसमें कार्बोनिल समूह हो। तो चलिए हमने यहाँ पर CO समूह ले लिया, एक कार्बोनिल समूह है। अब इसके
कार्बन के दोनों तरफ आपकी जो इच्छा हो लगा दीजिए। जैसे हमने एच लगाया है, आपका मन करे तो एल्किल समूह भी लगा सकते हैं। अब इस कार्बोनिल समूह युक्त जो यौगिक है, जो एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, इसको आपको अपचयन करना है अमलगमित जिंक यानी जिंक अमलगम के मिश्रण से और सांद्र HCl से, कंसनट्रेटेड HCl से। ठीक है, जब आप अपचयन करते हैं तो आपको लगातार बहुत सारे हाइड्रोजन मिलेंगे और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से क्रिया करके तुरंत H2O बना देंगे। ठीक है, अब अगर ये H2O बन गया तो इस H2O के बनने से यहाँ पर जो ऑक्सीजन था ये चला गया। तो अब आप देखिए मेरे पास बचा क्या है, मेरे पास बचा है HC और H, क्योंकि दो ऑक्सीजन चला गया तो दो बॉन्ड भी कम हो गए। अब यहाँ पर कार्बन की भरपाई करने के लिए, बंध की भरपाई करने के लिए दो हाइड्रोजन ऊपर और नीचे आके लगते हैं और देखिए हमको एल्केन मिल जाता है। अब अगर आप यहाँ देखें इस अभिक्रिया में कुल कितने हाइड्रोजन लगे, तो ऑक्सीजन को भगाने में दो हाइड्रोजन और दो हाइड्रोजन कार्बन का बंध पूरे करने में लगे हैं, तो यानी कुल हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 4 लगी है। अगर इस अभिक्रिया में ध्यान से देखें तो आपका जो पहले कार्बोनिल समूह यानी CO था, अब वो बदल के मेथिलीन समूह हो चुका है। तो इसी अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं, जिसमें हमारा कार्बोनिल समूह मेथिलीन समूह में बदल जाता है। इसका स्टेटमेंट कैसे होता है, देखिए यहाँ लिखा है कि कार्बोनिल समूह को मेथिलीन समूह में बदलने वाली अभिक्रिया को क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं। जब एल्डिहाइड या कीटोन को अमलगमित जिंक और सांद्र HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अपचयित करते हैं तो इनका कार्बोनिल समूह मेथिलीन में बदल जाता है और यहाँ पर आपको एल्डिहाइड या जो कीटोन था वो संगत एल्केन में यानी उतने ही कार्बन के एल्केन में बदल जाएगा। अब देखिए दोनों जगह यहाँ H है, आपकी इच्छा करे तो वहाँ पर एल्किल समूह भी लगा सकते हैं और भी समीकरण आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने एक H की जगह पे CH3 लगाया है, अगले में हमने इन दोनों H की जगह पे देखिए 2 CH3 लगा दिया है और हमको हर बार एल्केन ही मिलेगा। आते हैं अगले टॉपिक पे, तो यहाँ पर दिया है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। देखिए पहली अभिक्रिया जो दिया है ये बहुत आसान है, ये कार्बिल-एमीन अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में करना क्या होता है आप खुद देखें तो यहाँ पर जो K है वो Cl से क्रिया करके KCl बनाएगा। अब यहाँ चूँकि KCl बनाएगा तो क्लोरीन 3 बार है तो आप यहाँ 3 KCl लिखेंगे। इसका मतलब यहाँ पर KOH के 3 अणु लगेंगे। अच्छा 3 KCl जब बन गया तो आप देखिए K के जाने के बाद KOH में 3 बार OH बच गए, 1 बार 2 बार और 3 बार। ये देखिए यहाँ OH 3 बार बचे हुए हैं, वो मैंने ऊपर ड्रा कर दिए हैं। अब 3 OH से क्रिया करने के लिए देखिए 1 H यहाँ पर और 2 H यहाँ पर, यानी आपके पास 3 H भी हैं। तो 3 H और 3 OH मिलके यहाँ पर बना लेंगे 3 H2O। ठीक है, अब जो बन गए हैं अगर हम इनको कट कर दें तो देखिए आपका OH जा चुका है, H जा चुका है, K पहले ही चला गया, Cl चला गया, ये वाला H भी चला गया। तो मेरे पास C6H5 बचा है, N बचा है और C बचा है, यानी यहाँ बनेगा C6H5NC यानी फेनिल आइसोसाइनाइड। तो देखिए इस अभिक्रिया को अगर आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर ये है। ठीक, अगली अभिक्रिया आती है कि अगर हम एनिलीन को ब्रोमीन से क्रिया कराएं तो देखिए बिना एनिलीन की संरचना बनाए आप इसको नहीं कर पाएंगे, तो आप एनिलीन की संरचना बनाएंगे और जब आप इसको ब्रोमीन से क्रिया करेंगे यानी ब्रोमीन जल से, तो आपको यहाँ पर 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन प्राप्त होगा। अगला दिया है अगर हम एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करा दें तो क्या बनेगा, तो देखिए यहाँ पर आपका बनता है एसीटेनिलाइड। अब कैसे बनता है इस चीज़ को पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर हमने लिख लिया है C6H5 और यहाँ लिख दिया है NH2 लिख दिया है। अब इसकी क्रिया करानी है एसिटिक एनहाइड्राइड से। एसिटिक एनहाइड्राइड देखिए CH3 का CO का होल ट्वाइस दिया, तो देखिए CH3 CO के होल ट्वाइस का मतलब CH3 CO 2 बार है और इनसे जुड़ा हुआ एक ऑक्सीजन है। देखिए इस चीज़ को हमने ऐसे बना दिया है। अब इस क्रिया में होता क्या है, इस क्रिया में देखिए यहाँ पर, तो यहाँ से इतनी चीज़ें अलग हो जाती हैं, यानी ये यहाँ से देखिए तो CH3COOH अलग हो गया है। ठीक है, CH3COOH के अलग होने के बाद यहाँ पर आपका जो COCH3 समूह बचा है वो आकर के नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। तो हमारा फाइनल उत्पाद क्या बनेगा, वो हमारा बनेगा C6H5NH। ये देखिए NH है और इस NH से जुड़ने कौन आएगा, COCH3, यानी बन जाएगा एसीटेनिलाइड। तो देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करके हमने इसी तरीके से दिखाया है। आप यहाँ पे चाहें तो इस चीज़ को फिर से ऐसे देख लीजिए कि यहाँ पे कैसे बना था एसिटिक अम्ल। यहाँ से यही एसिटिक अम्ल अलग कर लीजिए और बाकी ये जो CH3CO है ले जा करके नाइट्रोजन में जोड़ देंगे। अब इसके बाद आता है कि एनिलीन को H2SO4 से क्रिया करा दें। तो सबको मालूम है एनिलीन को अगर हम H2SO4 से क्रिया कराते हैं तो पैरा सल्फानिलिक अम्ल बनता है, जिसको हमने यहाँ पर लिख दिया है। फिर दिया है कि अगर हम एनिलीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से क्षार की उपस्थिति में करा दें तो क्या होगा, फिर वही चीज़ है।
आप यहाँ पर पहले एनिलीन लिखेंगे। देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं एनिलीन C6H5NH2, ठीक है। अब इसके बाद हम एसिटिल क्लोराइड को उल्टा करके बता रहे हैं। तो देखिए मैंने पहले CH3 लिखा है जो यहाँ पे लिखा था, फिर CO है, तो इस CO को मैं समझाने के लिए ऐसे बना दे रहा हूँ CO, और फिर कौन था, Cl था, तो देखिए यहाँ पे Cl है। जब इन दोनों की क्रिया होगी तो इन दोनों की क्रिया में यहाँ पर ये HCl आप निकाल दीजिएगा। HCl के निकालने के बाद जो बच जाए उनको जोड़ के लिख देना है। तो चलिए हम ऊपर लिख देते हैं क्या हमारे पास बच गया। हमारे पास बच गया है C6H5, फिर क्या बच गया है NH, और यहाँ बच गया है COCH3, यानी फिर एसिटेनिलाइड प्राप्त हुआ है और यहाँ पर COCH3 हो जाएगा। तो देखिए इस चीज़ को हमने यहाँ पर ऐसे बना दिया है, ठीक। इसके बाद आता है निम्नलिखित समीकरणों को पूर्ण करना है। तो इनको पूर्ण करने में पहला दिया है कि CH3COCH3 को अगर हम सांद्र H2SO4 के साथ आश्रित कर दे तो क्या बनेगा। सबको मालूम है कि अगर हम एसीटोन का आसवन करते हैं तो हमको मेसिटिलीन मिलता है। मेसिटिलीन ये उसकी संरचना हो जाएगी। ये है आपका पहला समीकरण जो पूर्ण हो चुका है। इसके बाद आता है दूसरा कि अगर हम CH3COCH3 को आयोडीन और NaOH से क्रिया करा दें तो क्या बनेगा। देखिए आपको इससे पहले भी बताया गया है कि अगर आप कोई भी ऐसा कीटोन लेते हैं जिसमें मेथिल समूह होता है, तो मेथिल समूह के बाद जब इसको आप आयोडीन और NaOH से क्रिया कराएंगे तो आपका ये मेथिल समूह यहाँ से हट जाता है, आयोडोफॉर्म बनाने चला जाता है, यानी आपको मिलेगा CHI3। और साथ ही साथ आपको अब जो यहाँ बचा है, क्या बचा है, ये बचा है CH3CO। ये अम्ल का लवण बनाने चला जाता है और बनता है CH3COONA। तो चूंकि हमारा मुख्य उत्पाद यहाँ पे आयोडोफॉर्म है तो हम केवल अपने आंसर में आयोडोफॉर्म को ही शो करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने केवल आयोडोफॉर्म को ही शो किया है। अगला प्रश्न आता है कि अगर हम एसिटाल्डिहाइड को तनु NaOH से क्रिया कराएंगे तो C बनेगा, जिसको गर्म करने पर D बनेगा। अब अगर आपको याद होगा तो एसिटाल्डिहाइड को अगर आप तनु NaOH से क्रिया कराते हैं तो ये आपका एल्डोल संघनन है, जिसमें उस एसिटाल्डिहाइड के दो अणु आपस में जुड़ेंगे और वो दो अणु जुड़ करके बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाएंगे, ठीक है। और जब आप उसको गर्म करेंगे तो असंतृप्त एल्डिहाइड बनेगा। अभी अब क्रिया कैसे होगी पहले उसको देखते हैं, फिर इसको डिटेल करते हैं। तो देखिए अगर आप एसिटाल्डिहाइड को तनु NaOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो इसके दो अणु जुड़ करके यहाँ पे देखिए बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, जिसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। और जब आप इसको गर्म करेंगे तो D बनेगा, यानी D आपका ये यौगिक है। अब ये बना कैसे, आइए उसको समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हमने देखिए एसिटाल्डिहाइड के दो अणुओं को अलग अलग तरीके से लिख लिया है। आप देखिए ये भी हमारा जो है वो CH3CHO ही है, देखिए, और इसको भी अगर पढ़िए तो ये देखिए ये CH3 और CHO है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये कैसे जुड़ेंगे। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड होता है उसमें एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, तो आपको एक बॉन्ड यहाँ से गायब कर देना है, ठीक है। एक बॉन्ड जैसे ही गायब करेंगे वैसे ही ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन से जुड़ने चला आएगा और बाकी जो हिस्सा CH2CHO बचा है वो सीधे चला जाएगा कार्बन से जुड़ने। तो देखिए O के पास जुड़ने चला आया H और यहाँ पर आ गया CH2CHO। तो देखिए यही चीज़ आपका यहाँ पर बन गया। देखिए CH3 है, यहाँ CH3 है, फिर इस C और H है, तो देखिए CH है, फिर यहाँ OH है, देखिए यहाँ OH है, फिर CH2 है, देखिए CH2 है और लास्ट में CHO है। अब जब आप इसको गर्म करते हैं तो इसको गर्म करने पर क्या होता है, गर्म करते समय यहाँ पर जो OH के बगल वाला कार्बन है, ये जो OH है ये अपने बगल के कार्बन का एक हाइड्रोजन लेके H2O बना लेता है। तो देखिए यहाँ पर हमने H2O को निकलता हुआ दिखाया है। अब जब ये निकल गया तो आप देखिए यहाँ पर बचा क्या है, यहाँ पर बचा है CH3, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ CH3 बच गया। इस कार्बन के पास ऊपर एक हाइड्रोजन बचे हैं, फिर यहाँ पर कार्बन के पास दो हाइड्रोजन थे लेकिन जल बनाने में एक हाइड्रोजन चला गया तो इस कार्बन के पास भी एक हाइड्रोजन बचा है और आगे क्या जुड़ा हुआ है, CHO है। अब अगर इन दोनों कार्बन को आप ध्यान से देखें तो दोनों के ही दो बंध कम हो रहे हैं, तो ये आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे और यही हमारा D है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ CH3 हमने लिखा है, फिर CH है, देखिए लिखा है, फिर डबल बॉन्ड है वो भी लिखा है, फिर CH है, CH लिख दिया और फिर CHO लिख दिया। इस प्रकार हमारा यह समीकरण भी पूरा हो जाता है। आते हैं अगले प्रश्न पे। वो दिया है फॉर्मेल्डिहाइड को अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म कर दे तो क्या होगा। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट बनेगा, फॉर्मेल्डिहाइड का यहाँ बहुलकीकरण हो जाता है और आपको यहाँ जो यौगिक मिलेगा उसका नाम फॉर्मोज होता है, जहाँ N का मान 2 से लेकर के 6 तक होता है। यानी फॉर्मेल्डिहाइड के अणु आपस में जुड़ करके फॉर्मोज नामक कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं।
आगे आता है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला दिया कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो देखिए कार्बिल एमीन अपक्रिया इससे पहले भी 2025 के कई सेटों में पूछा गया है। कार्बिल एमीन अपक्रिया में हम कोई ऐसा एमीन लेते हैं जो प्राथमिक हो, चाहे वो एलिफैटिक हो या एरोमेटिक हो, इससे हमें मतलब नहीं। अब इसके बाद इसको हम क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है CHCl3 और KOH से क्रिया करा देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो K है वो इस Cl से क्रिया करके KCl बनाएगा। चूँकि Cl 3 बार है इसलिए मैंने यहाँ K भी 3 बार कर दिया। अब इस अभिक्रिया में क्या क्या बनेगा, तो सबसे पहले 3 पोटेशियम 3 Cl से क्रिया करके 3 KCl बन के अलग हो गए। चलिए भाई, जो अलग हो जा रहा है उसको हम कैंसिल कर देना। तो हमारे पास यहाँ 3 पोटेशियम चला गया और यहाँ से 3 क्लोरीन चला गया। अब मेरे पास OH बचे हैं 3। तो देखिए यहाँ पर मैं OH को लिख दे रहा हूँ, एक OH, यहाँ पर 2 OH और यहाँ पर 3 OH। इन 3 OH से क्रिया करने के लिए देखिए यहाँ पर एक H है और यहाँ देखिए 2 H है, यानी 3 H भी हैं। तो तीनों H यहाँ पर चले आएंगे और 3 H 3 OH क्रिया करके आपस में 3H2O बना लेंगे। अब जो जो चीज़ें हट गई हैं अगर हम इनको कट कर दें तो देखिए हमारे पास बचा है R, वो हम लिखेंगे, N बचा है वो लिखेंगे और C बचा है यानी ये लिखेंगे। तो हमारे पास जो उत्पाद मिलेगा वो बनेगा आइसोसाइनाइड, और आइसोसाइनाइड बनने वाली क्रिया को ही हम कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं। यह अपक्रिया केवल प्राथमिक एमीन देता है, द्वितीयक या तृतीयक एमीन ये क्रिया नहीं देते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में उस चीज़ को लिख के बताया गया है। और उसके बाद जहाँ मैंने R रखा था वहाँ मेथिल एमीन, एथिल एमीन या आप एरिल समूह भी रख सकते हैं। अगला दिया हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया। तो हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया का उपयोग किया जाता है जब हम एक उच्च कार्बन वाले एमाइड से निम्न कार्बन वाला एमीन बनाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हमने क्या किया है कि अगर हम यहाँ पर कोई एमाइड लेते हैं, जैसे हमने लिया RCONH2, यहाँ आप R की जगह पे कोई भी एल्किल समूह रख सकते हैं, CH3 C2H5 जो आपकी इच्छा हो, और इसको ब्रोमीन और KOH से हम क्रिया कराते हैं। यहाँ ब्रोमीन और KOH का अनुपात 1:4 होता है, यानी ब्रोमीन का 1 अणु है तो हम यहाँ पर KOH का 4 अणु लेते हैं। ठीक है, हम KOH के 4 अणु को आपको समझाने के लिए अलग अलग ऐसे बना दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ हमने देखिए KOH के यहाँ 4 अणु लिख दिए। अब इनकी क्रिया कैसे होगी, क्या क्या बनेगा, तो सबसे पहले यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पर जो 2 पोटेशियम है, ये जो 2 ब्रोमीन है, ये 2 पोटेशियम लेके चले जाते हैं और ये बना लेते हैं 2 KBr। चलिए भाई, ये 2 KBr बन गए, इनको हमने यहाँ से कट कर दिया। इसके सिवा यहाँ पर देखिए जल के भी 2 अणु बनते हैं। ये देखिए जल का 1 अणु बन गया और यहाँ पर भी जल का 1 अणु बन गया। तो ये जल के 2 अणु भी बन के ख़त्म हो गए हैं, इनको भी कट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे कि हमको जल का 2 अणु प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके सिवा यहाँ से ये CO ग्रुप होता है, ये रिमूव हो करके बाहर चला आता है। ये CO बाहर चला आया तो मेरे पास बचा क्या, RNH2, यानी देखिए हमको जो एमीन मिला उसमें एक कार्बन कम हो गया क्योंकि यह कार्बन CO वाला वो बाहर चला गया। अब मेरे पास क्या चीज़ें बची हैं वो आइए देख लेते हैं। तो हमारे पास बचा क्या है, C बचा है, O बचा है यानी CO बचा है, 2 पोटेशियम बचे हैं और 2 ऑक्सीजन जिनको हम यहाँ पे कलर कर रहे हैं वो बचे हैं। तो मेरे पास बचा है K2C और एक ऑक्सीजन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3, यानी बना है K2CO3। तो देखिए जब हमने एमाइड को ब्रोमीन और KOH से क्रिया कराया तो हमको कम कार्बन वाला एमीन प्राप्त हुआ। इस अपक्रिया को हम कार्बिल एमीन अपक्रिया कहते हैं, सॉरी हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा भी है कि जब किसी एमाइड को ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो कम कार्बन वाला एमीन प्राप्त होता है। इस अपक्रिया को हाफमैन ब्रोमेमाइड अपक्रिया कहते हैं। जहाँ पर मैंने R यानी एल्किल समूह रखा था वहाँ आपकी इच्छा है CH3 C2H5 या एरिल समूह भी आप लगा सकते हैं। अगला दिया है डाई एजोकरण। तो डाई एजोकरण की अपक्रिया क्या होती है, देखिए डाई एजोकरण की अपक्रिया में हम एक डाइजोनियम लवण बनाते हैं। इसके लिए हम एनिलीन को, अब एनिलीन का सूत्र क्या होता है, देखिए एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2। इसको हम NaNO2 यानी सोडियम नाइट्राइट के साथ और HCl के साथ बहुत कम तापमान 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्रिया कराते हैं तो डाइजोनियम लवण प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है उसको समझते हैं। सबसे पहले ये NaNO2 और HCl आपस में क्रिया करते हैं। हालांकि यहाँ HCl थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है अधिक में, क्योंकि उसको 2 बार क्रिया करना होता है। अब जब ये क्रिया होता है तो यहाँ से Na और यहाँ से Cl ये मिलके NaCl बन के निकल जाएंगे, यानी यहाँ पर NaCl निकल गया और ये H इस NO2 से क्रिया करके नाइट्रस अम्ल बना लेता है। तो चलिए हमने यहाँ लिख दिया कि नाइट्रस अम्ल बन गया। अब यही बना हुआ नाइट्रस अम्ल चला आता है एनिलीन से क्रिया करने। तो देखिए
अभी जो हमारा ये एनिलीन यहाँ बचा था वो क्रिया करने आएगा। साथ में कौन आया है, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल मतलब कौन है, HNO2। और जो आपने HCl अधिक में लिया था वो भी यहाँ क्रिया करने के लिए आया है। इस क्रिया में कुल क्या चीज़ बनेगी, तो देखिए यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन और 2 4 हाइड्रोजन, यही चारों हाइड्रोजन इस 2 ऑक्सीजन से क्रिया करके H2O बना लेते हैं। 2 H2O बन के अलग हो जाएंगे और बाकी जो चीज़ें बच गई हैं वो आपको जोड़ के लिख देनी है। तो मेरे पास क्या बच गया, देखिए इनको कट कर दे रहा हूँ जो अलग हो चुके हैं। इनको कट करने के बाद मेरे पास बच गया है C6H5, N बच गया है एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, यानी N2 बन गया और Cl बन गया। यानी हमारा जो उत्पाद बना है वो बना है C6H5 N2Cl, जहाँ N2 पे प्लस होता है, Cl पे माइनस। इस यौगिक का नाम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। चूँकि हमको बेंजीन डाइजोनियम लवण मिल गया, इसी अपक्रिया को हम डाइएजोकरण कहते हैं। तो देखिए हिंदी में लिखा भी है कि एनिलीन को सोडियम नाइट्राइड तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया कराने पर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। इस अपक्रिया को डाइएजोकरण कहते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा पूरा का पूरा पेपर सॉल्व हो गया है। अगले प्रश्न पत्र को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आपको यह तरीका अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे।